बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इश्क रंगे अब्दियत है और इसकी राइटर है सायरा यमीन राव। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ये बदतमीज़ ड्राइवर कहाँ चला गया? अब इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में घंटा भर से यहाँ रुके हुए हैं। क्या मजाल जो कोस्टर चलने का नाम ले ले। उनैज़ा उर्फ एनी ने गर्मी की शिद्दत से बिलबिलाकर अपने कटे हुए बालों को दोनों हाथों में समेटकर ऊपर उठाया ताकि पसीने में डूबी गर्दन को हवा लग सके। दुपट्टे को पंखे की तरह झुलाया। यार कहीं बैठा चाय पी रहा होगा। ये लोग 7-8 रोटियां खाकर 2-3 प्याले चाय पीकर 6-7 सिगरेट ना फूंक ले ड्राइविंग नहीं कर सकते। सवारियां भले जाएं बाहर में। शहरीना ने भी जल भुनकर ड्राइवर के खाने का शेड्यूल बताया। माय गॉड, अंकल कितने सख्त हैं, अपनी गाड़ी देने के बजाय बस में भेज दिया। और ये एनी, बहुत शौक था मोहतरमा को एडवेंचर का। कोस्टर में चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सनिया ने एनी की नकल उतारी। वो तीनों खुशू खसूस से ड्राइवर की शान में कसीदा गोई में मसरूफ़ थी। वाकई सख्त गर्मी और मुसाफिरों के एहतजाज के बावजूद कोस्टल चलने का कोई इम्कान न था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। उनकी खिड़की के साथ ही टेक लगाए एक स्मार्ट सा नौजवान खड़ा था। उसकी पुश्त उनकी तरफ थी। मर्द हजरात सभी कोस्टर से उतरकर सड़क पर टहल रहे थे। कुछ दरख्तों की छाँव में खड़े थे। कुछ लोग होटल से बोतलें लेकर पी रहे थे। ठंडे मशरूबात और ख्वांचे वालों की चांदी हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी, एनी ने खिड़की से सर निकाल कर करीब खड़े स्मार्ट बंदे को शाइस्तगी से पुकारा। जी फरमाइए। जो ही उसने मुंह मोड़कर अपनी मर्दाना खूबसूरत गंभीर आवाज़ में पूछा तो वो सब हैरानी से उसे देखते गई। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, एनी ने भी दिल में एतराफ़ किया। ब्लू जीन्स और लाइट स्काई ब्लू शर्ट में वो बहुत सज रहा था। देखें प्लीज़, अगर आप माइंड ना करें तो ज़रा ड्राइवर का पता कर लें। इतनी देर हो गई है, पता नहीं बेवकूफ़ कहाँ चला गया है। उसे क्या पता हमारा वक्त कितना कीमती है। पहले एडवांस रकम बटोर लेते हैं, फिर खूब तंग करते हैं। बेबस मजबूर पैसेंजर्स क्या कर सकते हैं। उसने सारा गुस्सा उस पर उतारा। इस वक्त अगर ड्राइवर खुदा न खास्ता उसके हाथ लग जाता तो शामत आ जाती उसकी। वो तो अपनी गाड़ी के ड्राइवर यूनुस को ज़रा सी कोताही पर बुरी तरह डांट देती थी। यहाँ तो बस नहीं चल रहा था आम सवारियों की तरह। ज़िंदगी में पहली बार महज एडवेंचर के शौक़ में, और कुछ उसकी गाड़ी ख़राब थी जो वो यहाँ मौजूद थी। मोहतरमा, ड्राइवर तो अब छुट्टी कर गया है, उसकी खाला फोत हो गई है। मुतबादिल बंदोबस्त किया जा रहा है, सब्र करें, अभी इंतज़ाम हो जाएगा। वो उसके अक्खर और हाकमाना लहजे के बरक्स नहायत ठंडे अंदाज में बोला। एक दिन गरीब लोगों का हर रोज़ कोई ना कोई मर जाता है। बहाने बनाने तो इन जाहलों को खूब आते हैं। और ये जो इन गाड़ियों के मालिक हजरात हैं, ये पहले से क्यों नहीं बंदोबस्त करके रखते। इस तरह लोगों को परेशान करके खुद मज़े से अपने घरों में मौज करते हैं। उसके गुस्सीले लहजे पर न जाने कि उस बंदे का रंग सुर्ख हो गया। कड़ी तनबीही निगाह डालकर बोला, मोहतरमा, बसों वैगनों में सफ़र करने वालों को अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात पेश आते ही रहते हैं, और फिर मौत का तो ना वक्त मुकर्रर होता है, ना ही पेशगी इल्म होता है। ड्राइवर को मजबूरी की बिना पर जाना पड़ता है। अब मुतबादल इंतज़ाम में वक्त तो लगेगा, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। आज का दिन न जाने कैसा है। मेरे खुदा, कम अज़ कम एसी तो ऑन कर दें, गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। उस बंदे की बात सुनकर एनी ने बुरा सा मुँह बनाकर उसकी तरफ रुख मोड़कर कहा। वो दोनों खामोशी से जब्त कर रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग कोस्टर में सवार होने लगे। मेरा ख्याल है ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया। सनिया ने उछक कर सीट से आगे देखने की कोशिश की। उनकी सीटें सबसे पीछे थीं। मर्द हजरात आगे खड़े थे। कोस्टर चलने से उसने सुकून का सांस लिया, मगर अब नया मसला उठ खड़ा हुआ। उनकी नशिस्तें सबसे पीछे थी, इसलिए कूलिंग बहुत कम लग रही थी। कुछ एसी भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बहुत देर तक तो वो जब्त से बैठी रहीं। अगली नशिस्तों पर बैठे एक दो लोगों ने जब एसी के बारे में ड्राइवर से शिकायत की तो जब्त करती यानी को मौका मिल गया। ये एसी बंद कर दें और खिड़कियां खोल दें ताकि हवा से कम अज़ कम पसीना तो खुश्क हो जाए। इतनी घुटन और गर्मी है, चलने से पहले चेक तो करना चाहिए था कि ठीक काम कर रहा है या नहीं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। शहरीना और शीरीन को बहुत अजीब लग रहा था। उसने बाजू दबाकर उसे आहिस्ता से खामोश होने को कहा। अरे क्यों चुप रहूं? जब हमसे इस सहूलत के पैसे चार्ज किए गए हैं तो प्रोवाइड क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ खूब गूंज रही थी। बहन जी, इस जंगल वीराने विच तो एसी ठीक नहीं हो सकता और ना हम ठीक करवा सकते हैं। ये तो मालिकों का काम है। मुल्तान पहुँच कर ही ठीक होगा। हूँ तो कंडक्टर टाइप बंदा उसकी मुसलसल बकवास से तंग आकर फ्रंट सीट से उठकर बोला। ओह नो, मुल्तान तो बहुत दूर है अभी, जब तक तो हशर हो जाएगा। इस एनी के एडवेंचर ने मरवा दिया, वरना अंकल से कहकर मैं जीप का बंदोबस्त करवा ही लेती। अब बिला वजह हंगामा मत करो, सब लोग मतवजा हो रहे हैं, खामोशी से बैठो।
सनिया ने एनी को डांटा। बहुत से मर्द बार बार मुड़कर उनकी तरफ देख रहे थे। उन्हें शदीद कोफ्त हुई। वो भी सूरत हाल का एहसास करके चुप हो गई थी, वरना इस मोटू का सर ज़रूर फाड़ देती जो बार बार मुड़कर उसकी तरफ खासी नशीली निगाहों से देखता था। फिर वो आपस में जो बातें करना शुरू हुई तो वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। सफ़र तेज़ी से कट रहा था। वो तीनों दादी अम्मा से मिलने मुल्तान जा रही थी। सनिया और शीरी उसकी चचाजाद बहनें थी। तीनों सहेलियाँ और हम जमात थी। बीए के इम्तहानों से फरागत के फ़ौरन बाद उन्होंने घूमने फिरने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। पिछले दिनों ही वो 15 दिन इस्लामाबाद खाला के यहाँ रह कर आई थी और अब आते ही दादी जान का बुलावा आ गया। सनिया और शीरी तो पहले ही तैयार थी। उसे भी मना लिया कि उसके बगैर कहीं भी आने जाने का मज़ा नहीं आता था। उसकी गाड़ी ख़राब थी और पापा अपनी गाड़ी इतने दिनों के लिए नहीं दे सकते थे। कुछ एनी ने भी इसरार किया कि वो कोस्टर के सफ़र का मज़ा उठाना चाहती थी। उसके लिए ये सफ़र एडवेंचर था, मगर गर्मी की शिद्दत और तवील सफ़र में कोस्टर के झटकों ने एडवेंचरिज्म का शौक़ ख़त्म कर दिया था। अब क्या मुसीबत नाजिल हो गई। कोस्टर एक झटके से एकदम बीच सड़क में रुक गई तो सब परेशान हो गए। एनी ने घबरा कर ज़ोर से कहा। मर्द नीचे उतर कर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। वो तीनों भी खिड़की से झांकने लगी। इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई थी। कोस्टर सड़क के एक तरफ खड़ी करके ड्राइवर इंजन ठीक करने लगा। कोस्टर खाली हो गई थी सिवाय इन तीनों के। उनके चेहरों से बेजारी और खौफ टपक रही थी। मिस, आप भी बाहर आ जाएं, यहाँ बहुत गर्मी है, बाहर हवा चल रही है। वही मोटा डेंटोनिक का इश्तिहार बना अदब और शाइस्तगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ उससे मुखातिब था। कोई और वक्त होता तो वो उसे खाम खा फ्रैंक होने का मज़ा चखा देती, मगर अब यहाँ इतनी देर से हबस में बैठे हुए वो वाकई ख़ुद को बहुत अनईज़ी महसूस कर रही थी। शुक्रिया, उसने भी इखलाक से कहा और सनिया शीरी समेत कोस्टर से नीचे उतर आई। बाहर की ठंडी ताज़ा हवा ने खुशगवार तासुर दिया। ओसान बहाल करके उसने चारों तरफ देखा। औरतें और बच्चे सड़क के दूसरी तरफ लगे दरख्तों के नीचे बिछी चारपाई पे बैठे थे। मर्द हज़रात इधर उधर बिखरे बातों में मसरूफ़ थे और मौजू सुखन मौजूदा ट्रांसपोर्ट का मेयार था। ड्राइवर मोटर उठाए उसके अंदर घुसा हुआ था। कंडक्टर उसे मुख्तलिफ औजार थमा रहा था। वो चलते चलते उसके करीब रुकी। मैं आप लोगों की बैड सर्विस की कंपनी वालों से ज़रूर शिकायत करूँगी। इतना गंदा सफ़र, एसी आपका ख़राब है, अब इंजन भी ख़राब हो गया। कोई चीज़ दुरुस्त है इस कोस्टर की? 8 घंटों का सफ़र 12 घंटों में तय होगा और ड्राइवर गाड़ी इतनी आहिस्ता चला रहा है कि कल तक ही मुल्तान पहुँचेंगे। बीबी जी, लगता है तुसी पहली दफ़ा बस विच सफ़र किया है। कंडक्टर उसकी बात सुनकर हंसते हुए पूछने लगा। हाँ, पहली और शायद आखिरी दफ़ा भी। माई फुट, मैं कभी ऐसी थर्ड क्लास गाड़ी में बैठना पसंद ना करूँ, उसने इंतहाई तहकीर से कहा। तो इंजन दुरुस्त करता ड्राइवर पलटकर उसकी तरफ देखता नीचे उतर आया और वो तीनों तो ड्राइवर को देखते ही मारे हैरत के साकित रह गए। वही स्मार्ट खूबसूरत बंदा जो उनकी खिड़की के करीब खड़ा था और जिससे एनी ने बात भी की थी, अब शलवार कमीज़ पहने स्याह हाथों को मैले कपड़ों से पोंछता हुआ उनकी बात का जवाब दे रहा था। मोहतरमा, इतने दावे से मुस्तकबिल की बात नहीं किया करते। जिस तरह आज आप किसी भी मजबूरी के तहत इस कोस्टर में सफ़र करने पर मजबूर हैं, इसी तरह मुस्तकबिल में हो सकता है आप इस कोस्टर के ड्राइवर हैं। वो उसका फ़लसफ़ा नज़रअंदाज करते हुए कुछ हैरानी और कुछ तरह अमेज़ नज़रों से तकती हुई मुंह बनाकर बोली। लहजा खासा हिकारत अमेज़ था। एक गहरी निगाह उसने एनी पर डाली और बगैर कुछ बोले दोबारा बोनट बंद करने लगा। अब गाड़ी ज़रा फास्ट चलाइएगा, इस तरह रेंग रेंग कर तो मुल्तान नहीं पहुँच सकते। जाते जाते भी वो हुक्म सादिर कर गई। सनिया और शीरी उसकी बातों और लहजे पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अपने से कम हैसियत और कम रुतबा शख्स के साथ उसका रवैया ऐसा ही तहकीर अमेज़ नख़वत भरा हो जाता था। वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वालों में से थी। इकलौती होने की वजह से बात मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती। बचपन से लोगों पर रौब जमाने की आदत अभी तक ऐसी ही कायम दायम थी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ और भी रवैया सख्त, सोच आमियाना और ऊंच नीच का फ़र्क ज़्यादा करने लगी थी। वो गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था कि अक्सर सवारियों ने उसे आहिस्ता चलने की तलकीन की। बुज़ुर्गों, आप लोग कहते हैं आहिस्ता चलाऊँ, दूसरे लोग कहते हैं तेज़ चलाऊँ। अब उनकी फरमाइश पूरी करूँ या आपकी? बड़े मज़े से मिरर में वो उन्हें देखकर बोला और वह बुज़ुर्ग साहब नौजवान नस्ल की बेराह रवैये और तेज़ रफ्तारी पर लेक्चर देना शुरू हो गए। एनी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। कमबख्त खूब मज़े ले रहा था। उनकी तो हड्डी पसली एक हो रही थी। सबसे पिछली नशीस्त पर झटके भी ज़्यादा लगते हैं, ऊपर से ख़तरनाक तेज़ रफ्तारी। सनिया और शीरी एनी को खूब डांट रही थी और वो मुंह बनाए उनकी कड़वी कसीली बातें हज़म कर रही थी। सवाए जबर के और चारा क्या था। अलबत्ता दिल में ठान लिया था मुल्तान पहुंचकर इस बदतमीज़ ड्राइवर की शिकायत ऑफिस में ज़रूर करेगी। शुक्र है खुदाया और मेरी तौबा, आइंदा मैं कभी किसी वैगन या बस में सफ़र नहीं करूँगी। मुल्तान पहुंचकर वैगन से उतरते हुए उसने ज़ोर से कहा। तलहा ने उसके अल्फाज सुन लिए थे और बगौर उसे जाता देख रहा था। उसका ड्राइवर गाड़ी समेत खड़ा था। जब तक वो लोग चली नहीं गई वो ड्राइविंग सीट पर बैठा उन्हें देखता रहा।
وہ بہت پیاری بولڈ نخریلی لڑکی آج پہلی دفعہ ملی تھی اور اس ملاقات میں اس کا نخوت بھرا حد تک امیز روپ سامنے آیا تھا۔ وہ نہایت دھڑلے سے اس کے دل کے تمام بند کبار کھولتی آن بسی تھی۔ اس کی موہنی صورت نے دل کو ایک نئے انداز میں دھڑکنا سکھایا تھا اور طلحہ فاران اپنی مضبوط قوت ارادی اور ناقابل تسخیر شخصیت سمیت پل بھر میں مٹی کے قلعے کی طرح تسخیر ہو گیا۔ محبت یوں ہی ہوتی ہے، اچانک ایک دم سے کوئی اجنبی دل کے بہت اندر اتر کر جسم و جاں میں لہو کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ محبت ارادے اور فیصلوں سے ماورا ہوتی ہے، وقت، موسم اور ماحول کی قید سے آزاد۔ اس نے کبھی کوئی آئیڈیل نہیں بنایا تھا، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی اس کا معیار تھی، اور دل نے جس مقام پر آ کر شکست کا نعرہ بلند کیا تھا وہاں مقابل کی سب سے بڑی خامی اس کا غرور اور گھمنڈ تھا۔ اس نے اسی وقت ایک اہم فیصلہ کر لیا، یقین تھا کہ دوبارہ اس سے ضرور ملے گی۔ توبہ دادی اماں، اس سفر نے تو میرا جوڑ ہلا دیا ہے۔ اتنا تکلیف دہ بور سفر، پتہ نہیں لوگ کیسے بسوں میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی مسلسل ہر شخص کو اپنے اذیت بھرے سفر کی درودات سنا رہی تھی۔ دادی اماں تو سچ مچ ہی اس کی تکلیف کا احساس کر کے شرمندہ ہو گئی۔ ارسلان کو فون پر الگ ڈانٹا کہ اس نے بچیوں کو پرائیویٹ گاڑی میں کیوں نہیں بھیجا۔ محترمہ، پاکستان کے سارے لوگ آپ کی طرح ایئر کنڈیشن گاڑیوں یا بجیروں میں سفر نہیں کرتے، بلکہ اے سی کے بغیر عام بسوں ویگنوں میں سفر کرتے ہیں۔ معیز نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ وہ بہت دیر سے اس کی نفرت بھری باتیں سن رہا تھا۔ مائی گاڈ، اس نے یوں کپ کپا کر خوفزدہ انداز میں کہا کہ انہیں ہنسی آ گئی۔ اچھا بس، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، چلو تم آرام کرو، بہت تھک گئی ہوگی، شام کو باقی باتیں ہوں گی۔ دادی اماں نے اپنی نازک مزاج مغرور پوتی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے بہلایا۔ سنیا اور شہرینہ تو پہلے ہی اپنے کمروں میں جا چکی تھی، وہ بھی ایسی سوئی کہ رات کو بمشکل اسے اٹھایا گیا، کیونکہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ دونوں اسے منا کر لائی تھی۔ اب ذرا سی لاپرواہی پر یا خلاف طبیعت کوئی بات ہو جاتی تو وہ تانے دینے اور منڈے مارنے پر اتر آتی۔ اس کی ضدی اور خود سرد طبیعت کا بھی علم تھا، اگرچہ وہ ان کی کزن تھی اور خود وہ بھی کوئی گئے گزرے خاندان سے نہ تھی، مگر ان کی والدہ رابعہ بیگم خود بہت صابر، شاکر، سگھر اور باپردہ خاتون تھی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی انہوں نے اپنے ہی انداز میں تربیت دی تھی۔ دولت کی کثرت، لاڈ پیار اور ہائی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ان میں کوئی ایسی اب بات نہ تھی جو قابل گرفت ہوتی، بلکہ ان کی عادتوں اور سلجھے ہوئے مشفق رویوں کی تعریف کی جاتی تھی۔ اینی کے حالات برعکس تھے۔ ارسلان صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے، بیگم خود بزنس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ بوتیک اور پارلر نہایت منافع بخش بنیادوں پر وہی چلاتی تھی۔ یوں اکلوتی بیٹی کو اپنی عدم موجودگی میں زیادہ تر آیا کے حوالے کیے رکھا۔ بچپن سے ضد اور ہٹیلا پن طبیعت میں موجود تھا، اسے راضی رکھنے کو اس نے جو بھی مانگا اسے دیا۔ یوں اس کی یہ بری عادتیں اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ ذرا سی خلاف توقع بات ہو جاتی تو طوفان اٹھا دیتی تھی۔ اگلے دن اس نے آپریٹر سے پوچھ کر پہلا کام یہ کیا کہ فاران ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس فون کیا۔ بھلا اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے کہاں بھول سکتی تھی۔ ہیلو، فران ٹرانسپورٹ کمپنی۔ دوسری طرف سے نہایت خوبصورت گھمبیر آواز آئی۔ ہیلو، کون بول رہے ہیں؟ طلحہ فران، ڈائریکٹر فران کمپنی۔ طلحہ لمحوں میں اس کی آواز پہچان گیا۔ دیکھیں طلحہ صاحب، مجھے آپ کی ایک ڈرائیور کی شکایت کرنی ہے۔ آپ کے ٹرانسپورٹ کی ویسے تو بہت شہرت ہے، مگر سروس اور سرونٹ دونوں بہت برے ہیں۔ میں نے چونکہ آپ کی ویگن میں سفر کیا ہے، اس لیے شکایت کا حق رکھتی ہوں۔ شیور، وائی ناٹ، آپ پلیز بتائیں، ہم اپنی خامی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ مشکل مسکراہٹ دبائے اس کی خفگی اور غصیلی آواز سن رہا تھا، بے حد سنجیدگی سے بولا۔ کل ملتان جو بڑی کوسٹر آئی ہے، میں نے اس میں سفر کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور انتہائی بدتمیز شخص تھا، جسے لوگوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی، نہ ہی اسے ڈرائیونگ آتی تھی۔ آپ لوگوں کی کوسٹر کیسی بھی کام نہیں کر رہا تھا، 2 بار خراب بھی ہوئی اور 2 گھنٹے لیٹ بھی ہو گئے ہم۔ وہ یوں اسے تحکم بھرے انداز میں خامیاں بتا رہی تھی جیسے کسی ذاتی ملازم سے باس پرس کر رہی ہو۔ طلحہ نے دانت پیسے، کل ڈرائیور کی عدم موجودگی میں اسے ہنگامی طور پر ڈرائیونگ کرنا پڑی تھی۔ متبادل انتظام بھی نہ ہو سکا، تمام سیٹیں بک ہو چکی تھیں، سو اس نے یہ ذمہ داری لے لی، اور اتنی طویل ڈرائیونگ کے بعد کل سے سارا بدن تھکن سے چور تھا، اور یہ نوابزادی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر رہی تھی۔ اس نے خود پر ضبط کیے رکھا، اسے یقین واثق تھا کہ یہ سب ہوگا، اور اس نے بھی بہت شاندار منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ اوہ ویری بیڈ، آئی ایم سوری میڈم، میں سخت شرمندہ ہوں، آپ کو کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری خامی کی نشاندہی کی۔ ہم انشاءاللہ اپنی سروس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور کوئی حکم؟ جی حکم تو کیا، مگر آپ اس ڈرائیور کو ضرور نکال باہر کریں جو آپ کو بدنام کر رہا ہے۔ اس کا بیڈ بیہیویئر دیکھ کر کون دوبارہ فران سے سفر کرنا چاہے گا؟ وہ تو آپ کے بزنس کو نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے مجھے برا لگا ایسی ہی کوئی اور بھی مائنڈ کر سکتا ہے۔ طلحہ اس کی چلاکی پر اش کر اٹھا۔ جب تک ڈرائیور کو سزا نہ مل جاتی اسے سکون نہیں آتا۔ یو آر رائٹ میڈم، واقعی ایسے بندے کو تو سروس سے ہی نکال دینا چاہیے، میں فوراً مالکوں سے بات کرتا ہوں۔
इंतहाई सआदत मंदी से बोल रहा था। बिल्कुल ठीक, आप उसे जॉब से निकाल दें फ़ौरन। वो उसकी आर्जी और इंकिसारी पर मसरूर होकर बोली, मैडम आप अपना नंबर लिखवा दें, मैं आपको खुद रिंग करके बता दूंगा कि हम अपने पैसेंजर्स का कितना ख्याल रखते हैं। जल्द ही आप इस बदतमीज़ ड्राइवर के निकाले जाने की खबर सुन लेंगी। एनी ने कुछ देर तक तवक्कुफ किया, फिर बिला झिझक दादी अम्मा का नंबर लिखवा दिया। वो कौन सा यहाँ सदा रहने आई थी, चंद दिन बाद चली जाती, इसलिए फ़ोन नंबर उसे लिखवाने से पहले जो खदशा जहन में आया झटक दिया। अरे यानी खुदा तुमसे और तुम्हारे गुस्से से बचाए, ज़रा सी बात पर तुम उस गरीब ड्राइवर की रोज़ी की दुश्मन बन गई हो। उसे निकलवा कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें दोबारा ना कोस्टर से जाना है ना आना है। खाम खा इस बंदे का वसीला रिस्क छीन कर न जाने तुम्हें क्या तस्कीर मिलेगी। बेचारा कितना मजबूर और ज़रूरतमंद होगा। खासा पढ़ा लिखा और समझदार लगता था। पता नहीं कौन से हालात की वजह से ये नौकरी करने पर मजबूर था। शरीना को उसकी गुफ्तगू सुनकर सख्त गुस्सा आया। उसे इस ड्राइवर पर रह रह कर तरस आ रहा था। सनिया भी उससे मुतफिक थी कि किसी मजबूर और गरीब बंदे की रोज़ी छीन लेना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर उसे गुनाह सवाब के चक्कर से ज़्यादा अपनी झूठी अना की तस्कीन दरकार थी। भला उसके साथ बदतमीज़ी करने वाला, उसकी हुक्मतुली करने वाला सज़ा से कैसे बच सकता था। अगले दिन ही तलहा फरहान का फ़ोन आ गया। मिस, हमने इस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है, अब आप खुश हैं? जी थैंक यू, बड़े मज़े से कहकर उसने फ़ोन रख दिया तो तलहा ने गुस्से से रिसीवर पटक दिया। कितनी बेहिस मगरूर लड़की थी। वो तो समझ रहा था उसकी बात सुनकर उसे अफसोस होगा, शर्मिंदगी होगी, मगर वो तो थैंक यू कह रही थी। कोई बात नहीं उनैज़ा, उनैज़ा अरसलान, तुम्हें सीधे रास्ते पर न लाया, तुम्हारा सारा गुरूर सारा तंतना न तोड़ा तो मेरा नाम भी तलहा फारा नहीं। वो बहुत देर तक अपने मंसूबे पर गौर करता रहा। एनी प्लीज़ अब बस भी करो, क्या सारा बाजार खरीदोगी? इतने सूट खरीद चुकी हो, क्या बुटीक के लिए ले रही हो? सनिया ने उसकी शॉपिंग से तंग आकर कहा। 4 घंटों से वो पागलों की तरह कढ़ाई वाले सूट खरीद रही थी। यहाँ मुल्तान के खूबसूरत कढ़ाई वाले दुपट्टे, सूट और खुद से वाकई अपनी मिसाल आप थे। जब से वो लोग दादी अम्मा के पास आए थे, रोज़ ही बाजार का चक्कर लगता था और वो हर रोज़ अपने लिए 3-4 सूट पसंद करके ख़रीद लेती, कुछ अपने लिए कुछ बुटीक के लिए। भाई इतनी अच्छी कढ़ाई की तो बहुत मांग है। मामा यकीनन मेरी चॉइस की दाद देंगी, अगर उन्हें अच्छे लगे तो और ऑर्डर पर बनवा लेंगे। बाजार की इन छोटी छोटी दुकानों पर कीमतें दूसरी मार्केटों की निस्बत बहुत कम थी। वो तंग गली से गुजर रही थी जबकि एकदम ही वो परेशान सा बुरे हाल में सामने आ गया। नहायत गुस्से और तैश में वो एनी की तरफ पलटा। बीबी तुम बहुत जालिम हो, दौलत ने तुम्हें अंधा कर रखा है, उसी के ज़ोब में तुम दूसरों की रोज़ी छीनती फिर रही हो। वो शदीद गुस्से में मुखातिब था। लम्हा भर को तो वो तीनों ही घबरा गई, फिर फ़ौरन ही संभल कर एनी ने गुस्से से उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में तो हो? होश होश तो अच्छा भला बंदा भूल जाता है जब 5 छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों। मेरी रोज़ी तुम्हारी वजह से चली गई। फरहान वालों ने मुझे तुम लोगों की शिकायत पर नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? जब तक नई नौकरी नहीं मिलती कहाँ से बीवी बच्चों को खिलाऊँ, घर चलाऊँ? बताओ मुझे क्या मिला मेरा रिस्क छीन कर तुम्हें? मेरे बच्चों की आहें तुम पर पड़ेंगी बीबी। सनिया और शहरीना के साथ साथ तो वो भी उसका बवेला सुनकर घबरा गई, मगर हारना उसकी लोगत में था ही नहीं। तनक कर बोली, बदतमीज़ को गलती की सज़ा ज़रूर मिलती है। आइंदा कभी हम जैसों से बात करने से पहले अपनी औकात तो नहीं भूलोगे ना? वो नफ़रत से उसे देखती आगे चल दी। शहरीना तो बुत बनी उसे देख रही थी। उसका कहा एक एक लफ्ज़ दिल पर असर कर गया था। वो कौम गई। वो बहुत मायूसी में जा रहा था। शहरीना ने एकदम उसे पुकारा, सुनो भाई, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। एनी ने आपका दिल दुखाया और आपकी नौकरी जाने का भी मुझे बहुत अफसोस है। ये कुछ रकम रख लें बच्चों के लिए, और आप मेरे चचा वाजिद दुरानी से आकर मिले, आपको यकीनन कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मैं सिफारिश करूँगी। वो तशक्कर से उसे देख रहा था। रकम उसने नहीं ली, वो बदस्तूर शहरीना के हाथ में थी। बहुत शुक्रिया बाजी, आपका कहना ही मेरे लिए बहुत है। ये रुपये तो उसने दोबारा रुपये आगे बढ़ाए। नहीं, मैं इतना गया गुजरा नहीं कि भीख मांगना शुरू करूं। आपके जज्बे और खुलूस का शुक्रिया। आप गलत ना समझे, खुदा ना खास्ता मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, मैं तो यूं ही दे रही हूँ। उसने जल्दी से तरदीद की। वो ना जाने क्या समझ रहा था। हालांकि शहरीना के इस इक़दाम ने तलहा के दिल में उसकी कदर बहुत बढ़ा दी थी। वो भी इस मगरूर तनक मिजाज सारी दुनिया को कदमों की धूल समझने वाली लड़की की कज़न थी, मगर उसके मिजाज से कदरे मुख्तलिफ। शहरीना तासुब से उसे जाता देख रही थी। दिल बहुत उदास और खौफजदा सा था। इस बंदे की बातों ने हिलाकर रख दिया था। सनिया को भी बहुत अफसोस हो रहा था ये सब सुनकर। बस एक वही असली लापरवाह थी, रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था, अपनी बात पर कायम थी। कभी कभार जो भूले भटके उसका ख्याल आ भी जाता तो फ़ौरन सर झटक कर खुद को अपने खोल में समेट लेती। बहुत दिनों तक मुल्तान से आने के बाद भी वो दोनों अक्सर उस मजबूर खूबसूरत बंदे की बातों को याद करके शर्मिंदा सी हो जाती थी। महज उनकी वजह से वो अपनी नौकरी खो बैठा था। उनके बच्चों की रोटी छिन गई थी। हसास सी शहरीना ने तो सनिया से भी ज़्यादा इस वाक़े का असर लिया था, मगर वो जो इस तमाम वाक़े की ज़िम्मेदार थी कतई लापरवाह थी। उसकी बला से किसी को खाने को नहीं मिलता, ना मिले। उसे तो पेट भरकर अनवा इकसाम के खाने मिलते थे। उसे भूख का क्या पता, अफलास कैसे कैसे इंसान को तमाशे दिखाती है।
तोड़ती और झुकाती है, उसे क्या खबर। गरीब और गुर्बत दोनों अल्फाज उसकी ज़िंदगी की डिक्शनरी से गायब थे। तलहा फरहान को भी उससे इस कदर संगदिली की तवक्को न थी। वो उम्मीद कर रहा था उसकी आहो-बुका और दर्द भरी दास्तान सुनकर यकीनन वो कुछ शर्मिंदगी महसूस करेगी, नदामत का गलती ही का इजहार करेगी, मगर वो ऐनी ही क्या जो झुक जाए। उसे सिर्फ दूसरों को झुकाना आता था और जो झुक ना सकता था वो उसे तोड़ देती थी। खुद उसे झुकाने या उसका गुरूर तोड़ने वाला कोई न था। सुनो सुनो सुनो, इस साल की बिग न्यूज़, सनिया गला फाड़े ऐलान करने के अंदाज में बाहर से ही कहती आ रही थी। क्या है भाई, प्लीज़ अपनी सस्पेंस फैलाने वाली आदत पर कंट्रोल करो। सख्त जहर लगती हो यूं आंखें चला चला कर दूसरों को बेचैन करती हुई यानी कि डांट का मतलब असर न हुआ। बदस्तूर वो मनी खेज मुस्कुराहट लिए उसे देखे जा रही थी। शहरीना ने सवालिया निगाहों से देखा। हाँ हाँ, क्या न्यूज़ है। सुनते ही 14 बल्कि 16 तबक रोशन हो जाएंगे बी बन्नों के। अब बता भी चुको सनिया, ज़्यादा सस्पेंस दिलचस्पी ख़त्म कर देता है। शहरीना ने बेचैनी से पहलू बदला। वो जानती थी सनिया वाकई कोई अहम खबर लाई है जो यूं सता रही है। वो जासूस के नाम से मशहूर थी, बड़ों की खिदमत गुजारी के बहाने सारी बातें सुन लेती थी। फैमिली के अहम राज उसे मालूम थे। चलो बता देती हूँ, क्या याद करोगी तो सुनो। एनी, तुम ज़रा लापरवाह नजर आने का पोज ना दो, तवज्जो से सुनो, बात तुम्हारी है। फरहान ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर तलहा फरहान ने उनाजा साहबा को प्रपोज किया है। उसने ठहर ठहर कर नहाए चबा चबा कर बताया। शहरीना तो चौंकी ही थी। एनी तो बुरी तरह उछल पड़ी। क्या क्या कहा, मेरा प्रपोजल? वो हैरत से अपनी तरफ इशारा करते हुए चीखी। जी हाँ, तुम्हारा, मेरा नहीं, वरना यूं तुम्हारी तरह चीखने चिल्लाने की बजाय पीला दुपट्टा ओढ़ कर किसी कोने में छपी छुपी सजना के सपने देख रही होती। ऐसी की तैसी सजना के सपने की उसकी इतनी जरूरत, मेरे फ़ोन करने पर वो इतनी हिम्मत कर बैठा। वो दांत पीस कर बोटली। ओहो, इसमें इतना चिरागपा होने की क्या ज़रूरत है बन्नो, तुम्हारी उम्र शादी के काबिल हो गई है। तुम्हारा आगे पढ़ने का इरादा भी नहीं, फिर घर बिठाकर आंटी को अचार नहीं डालना तुम्हारा। शादी करके सर से बोझ उतारेंगी। सनिया भी उसे खूब शर्मिंदा करती थी। वो पढ़ाई से सख्त एलर्जी थी। बीए तक भी मामा पापा ने ज़बरदस्ती बहला फुसला कर पढ़ाया था। सिफारिश और रिश्वतों से पास करवा लिया जाता। उसे किताबों से कतई दिलचस्पी न थी। सर में दर्द होने लगता। मामा ने उसके मुस्तकबिल के पेश नज़र ज़बरदस्ती जैसे तैसे बीए तक पहुंचाया था कि आजकल लड़के दौलत के साथ साथ तालीम को भी ख़ास फोकियत देते हैं। उसे इस टॉपिक से सख्त चिढ़ थी। देखो सनिया, मुझे पढ़ाई का ताना ना दिया करो, वरना मैं किसी दिन सचमुच तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। और रहा शादी वाला मामला, तो मैं अभी मामा से क्लियर करके आती हूँ। वो गुस्से से दंदनाती बाहर निकल गई। सनिया कह कहा लगाकर हंस पड़ी। सुनो सनी, क्या वाकई तलहा फरहान ने यानी को प्रपोज किया है? शहरीना ने गैर यकीनी से तायद चाही। तो और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ। अभी दादा जान का फ़ोन अरसलान अंकल सुन रहे थे। तलहा फरहान के वालिद साहब ने दादा जान से बात की और उन्होंने अंकल को बता दिया। अब अंकल ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। वो लोग तो तकरीबन तैयार हैं। सनिया ने तफसील बताई। मगर सनी यार, ये तलहा फरहान ने बगैर देखे भले सिर्फ एक फ़ोन के बिट्टे पर, और फ़ोन भी इस बेचारे गरीब की नौकरी ख़त्म करवाने का था, एनी को प्रपोज कर दिया। मुझे तो लगता है वो भी ऐसा ही होगा, तभी अपनी हम मिजाज मिलते ही पैगाम भेज दिया। शहरीना का अंदाज़ा दुरुस्त था। सनिया ने भी तायद में सर हिलाया। क्या ख्याल है, अंकल आंटी मान जाएंगे? मेरा ख्याल है मान ही जाएंगे। बुनियादी बात तो दौलत और स्टेटस है, ये दोनों चीज़ें ही मतलूबा रिश्ते में मौजूद है। सुना है तलहा फरहान बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा भी है। इनकार की बज़ाहर तो कोई वजह नहीं है, अगर एनी रुकावट न बने तो। सनिया की बात दुरुस्त थी। जब एनी ने गुस्से में मामा से ये बात पूछी तो उन्होंने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। मेरी जान, तुम्हारा एतराज़ बेजा है। वैसे तो अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, पहले खुद देखभाल करेंगे। वैसे तुम्हारे दादा जान तो मुकम्मल रजामंद है। अगर मुझे और असलान को पसंद आ गया तो मस्बत जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। मगर मामा, इतनी जल्दी? मैं अभी आज़ाद रहना चाहती हूँ, लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ। उसने एहतजाज किया। मेरी जान, शादी के बाद तुम ज़्यादा इंजॉय करोगी, तुम्हें कोई पाबंद नहीं कर सकता। तुम हमारी बेटी हो, ये बात मैं पहले से क्लियर कर दूँ। और वैसे भी ऐसे अच्छे रिश्ते खुशकिस्मती से मिलते हैं। खाम खा बगैर वजह के ठकरा कर मैं गलती नहीं करूँगी। मगर मामा, मैं उन्होंने उसकी बात काटी। बस कहा ना, जो भी होगा बेहतर होगा। अब तुम जाओ, इंजॉय करो, गुड गर्ल। मामा ने उसके एहतजाज और गुस्से को कतई नज़रअंदाज करते हुए उसे बच्चों की तरह पिचकार कर वापस भेज दिया। उसकी तो जान पर बनाई थी। पता नहीं किस बात की जल्दी थी। दादा जान के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। जवाब मिलने के साथ ही वो लोग रस्म करना चाहते थे। सनिया शहरीना ने उसे छेड़ छेड़ कर नाक में दम कर दिया था। पता नहीं क्यों उसे इस जल्दबाजी से खौफ महसूस हो रहा था। दादी जान ने फ़ोन पर उसे बहुत समझाया था। शायद मामा ने उसकी कैफियत बताई होगी। उनकी बातों से उसे खासा हौसला हुआ। एनी मेरी जान, बुजुर्गों पर एतबार करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। तलहा बहुत अच्छा, शरीफ और समझदार लड़का है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारे वालदैन, दादा जान, चचा और ख़ुद मैं राज़ी हूँ। तुम भी बिला वजह इनकार नहीं करो। दौलत की कोई कमी नहीं उनके। हाँ, तुम्हें अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। अच्छी बच्चियों की तरह अब संजीदगी से घर बसाने का ख्याल करो।
दादी जान ने कहा था। किन ख्यालों में गुम हुआ नहीं डियर। सनिया उसके एक एक लम्हे पर नजर रखे हुई थी। वो चौंकी। कुछ नहीं, आओ बैठो। वो उसके करीब आ बैठ गई। पता है इतनी जल्दी मचा रखी है तलहा फरान ने। वो मंगनी पट पिया चाहता है। उसने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। मगर क्यों? उसने बेचारगी से सवाल किया। दिल खाना खराब अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हारे हिजर की आग में जल जल कर स्याह हो गया है। मिलाप की घड़ियों को तरस रहा है तलहा फरान का दिल। उसने इंतहाई कर्ब से दुखी महबूब की तरह दिल पर हाथ रख कर दुहाई दी। वो इसी तरह हर बात हंसी मजाक में उड़ाती थी। एनी बेसाख्ता हंसने लगी। दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। जब से तलहा फरान का नाम लेकर उसे छेड़ा जाने लगा था, उसके दिल की धड़कनें इस अनदेखे बंदे के नाम पर बहुत तेज़ हो जाती थीं। तलहा का नाम सुनते ही चारों तरफ खुशबू सी फैल जाती थी। फूल खिल जाते और वो अपनी कैफियत पर हैरान होती कि मोहब्बत यूं भी होती है। महज एक शख्स का नाम उसकी ज़ात का एतमाद चुरा कर ले गया था। मामा और पापा दोनों बहुत खुश थे। मामा ने उसे गले लगाकर ढेरों प्यार किया। तलहा फरान की इतनी तारीफ़ें की कि उसे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। एक अजीब बात ज़रूर थी कि कोई उसकी तस्वीर भी नहीं लाया था कि वो देख ही लेती। मामा भी भूल गई थी। अलबत्ता उन्होंने तलहा की बहनों को कह दिया था कि उसकी तस्वीर ज़रूर लाए। तलहा की बहनें बेहद खूबसूरत और खुश अखलाक थी। इससे इतनी मोहब्बत और प्यार से मिली कि उसका सर फखर से बुलंद हो गया। हाय भाभी, आप बहुत प्यारी हैं। हमारे भाई के साथ आपकी जोड़ी चांद सूरज की होगी। छोटी नन ने उसका सफ़ेद मखरूती उंगलियों वाला हाथ थाम कर कहा। वो आहिस्ता से हंसकर नज़रें झुका गई। माशाल्लाह, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। हम जल्द ही अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। अब तो सब्र नहीं कर सकते। सास साहबा ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर चटाचट बोसा ले लिया। अपनी तारीफ सुनकर वो और अकड़ गई। भाई, हम दो प्यार करने वालों में ज़्यादा दिन जुदाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। बस अब जल्दी जल्दी अपनी भाभी को ले जाएंगे। बड़ी नंद आसिया ने प्यार से उसका गाल छुआ। वो शर्मा गई। हमारे तलहा भाई तो बहुत बेचैन हैं। अब भाभी, आपकी कैफियत क्या है मुझे बता दें। मैं किसी और को नहीं, सिर्फ तलहा भाई को बताऊंगी। राजिया ने उसके कान में पूछा। वो क्या जवाब देती। हैरान थी कि कैसे सवाल किए जा रहे थे। वो तो तलहा से मिली भी नहीं थी, कभी बात नहीं की सिवाय एक फ़ोन के। तो फिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे थे। मोहब्बत तो वाकई आपकी बेमिसाल है। मेरा भाई तो मजनू बना हुआ है अपनी लैला के इश्क में। राजिया मुसलसल उसे छेड़ रही थी। ओहो राजी, बस करो, मत छेड़ो। देखो तो कैसे लाल गुन्नार हो रही हैं भाभी। आसिया ने उसे डांटा। भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सनिया ने अंदर आकर आसिया से पूछा। वो क्या? शादी के बाद दूसरे ही दिन फरान टूर पर निकल जाने की। भाई, हनीमून मनाना उनका हक है, मगर दूसरे ही दिन सबको छोड़कर भाग जाना क्या तरीका है? ऐसी भी क्या बेसब्री। इन दावतों का क्या होगा जो उनके एजाज़ में दी जाएंगी? सनिया की बात सुनकर उसने हैरत से उसे देखा। ये बात उसे भी अभी मालूम हुई थी। तलहा ने अगले ही दिन फॉरेन टूर पर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। इसलिए तो आसिया उसका पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात मांग रही थी। उसके बड़े जेठ अबू धाबी में मुकीम थे। उन्होंने बुलाया था। तलहा बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर और शारजा जाता रहता था। वहाँ काफ़ी दोस्त थे भाई के। यहाँ भी जाना था। तकरीबन 2 माह का टूर था, इसलिए बाकायदा वलीमा 2 माह बाद राजिया की शादी के साथ करना था। उसे इतनी ही पजीराई और मोहब्बत की उम्मीद थी। वो हमेशा से चाही गई थी। तमाम लोग उसे तवज्जो और चाहत देते आए थे। उसकी गर्दन अकड़ गई। हर शख्स उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता था। उसे हर जगह गैर मामूली तवज्जो दी जाती और यही तवज्जो और तारीफ़ थी जो जिस पर उसे नाज, घमंड और फ़ख्र था। अपने से नीचे देखना तो गोया उसकी शान के खिलाफ था। फिर जो ही उसकी मंगनी हुई, शादी का तकाजा भी इतनी ही शिद्दत से किया जाने लगा। उसके वालिदैन के पास दौलत की कमी न थी। हर चीज़ मिनटों में बाजार से रेडीमेड मिल सकती थी। सोफारान फैमिली के इसरार पर अरसलान साहब ने 1 माह बाद की तारीख दे दी और ये 1 माह बेहद मसरूफ़ गुजर रहा था। दिन रात बाज़ारों के चक्कर, जहेज़ की लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। अरसलान साहब अपनी हैसियत और अमारत से भरकर उसे जहेज़ दे रहे थे। हर चीज़ इतनी आला और कीमती थी कि आंखें चुंधे आ जाती। शादी शानदार होटल में की गई। दोनों तरफ से दिल खोलकर पैसा लौटाया गया। वो अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा थी। जैसी शानदार ज़िंदगी माँ बाप के घर गुजारी थी, वैसा ही माहौल आगे मिलने वाला था। मगर हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है। बाज़-औक़ात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है और सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफ़कूद हो जाती हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। मियाँ वाली से मुल्तान तक का सफ़र अगरचा बहुत तवील था, मगर इतना भी नहीं कि ख़त्म ही ना हो। बैठे बैठे सर झुकाए उसकी गर्दन थक गई। अपनों से बिछड़ने का गम, अनजानी और अजनबी जगह रहने का खौफ, नई ज़िंदगी और अनदेखे हम सफ़र के साथ उम्र बताने का बेनाम खर्चा और सबसे भरकर तवील थका देने वाला सफ़र। एक जगह गाड़ी रोक कर तलहा के कज़न ने स्टीयरिंग उसके हवाले कर दिया और ख़ुद उतर कर दूसरी गाड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए चला गया। अब वो अकेली उसके हमरा गाड़ी में बैठी थी। पता नहीं क्यों उसकी नंदे उसे आराम से लेटने का कहकर उतर गई थी। सफ़र तवील था, वो आराम से कमर सीधी कर सकती थी, मगर यूँ अकेले उसकी मौजूदगी में लेटना उसे मायूब लग रहा था। सो सर झुकाए बैठी रही। वो भी खामोशी से रैश ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो चौंक कर सीधी हुई। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे नीचे उतरने के लिए सहारा देने की गर्ज से अपना हाथ थमा दिया।
हैरान परेशान झिझकते हुए उसका हाथ थाम कर मुश्किल भारी भरकम लहंगे को संभालती वो नीचे उतर आई। उसके इस्तकबाल को ना तो नंदे मौजूद थी, ना सास, ना ही फूल हार थामे लड़कियां। उसे एकदम खौफ सा महसूस हुआ। इतनी खामोशी, इतनी वीरानी, खुदाया खैर ये क्या हो रहा है। उसने घबरा कर दिल थाम लिया। तलहा उसकी दगरगो कफियत से बेनियाज उसे लिए हुए एक गली में दाखिल हो गया। मारे हैरत और खौफ से उसकी घिकी बन गई। ये कहाँ आ गए थे? वो कौन सी जगह थी? किसका घर था? सब लोग कहाँ रह गए? कितनी लंबी चौड़ी बारात, हजारों औरतें थी। वो यूं तलहा के साथ तन्हा इस वीराने में किस मकसद के तहत लाई गई थी? तलहा के हाथ में दबा उसका हाथ बर्फ हो रहा था। वो मजबूती से उसे थामे दरवाज़ा खोलकर अंदर ले आया। छोटा सा कमरा, कच्ची मिट्टी का फर्श बेहद सादा था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। एक झटके से घूंघट उलटते हुए उसने तलहा की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे तलहा के चेहरे पर पड़ती उसकी आंखें खतरनाक हद तक फैल गईं। चेहरा सफ़ेद हो गया। वो सर से पाँव तक कांप उठी। तुम कौन हो तुम? वो बेरब्त अल्फाज बोल रही थी। अपना हाथ चुरा कर तेज़ी से दूर कोने में दीवार से लग गई। तर तर कामते हुए उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि उसे अगवा कर लिया गया है। मैं आपका शोहर हूँ मोहतरमा, खौफजदा क्यों हुई? वो मुस्कुराते हुए कहकर उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, खबरदार! जो एक कदम आगे बढ़ाया। तुम झूठे धोखेबाज, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने बदला लेने के लिए मुझे अगवा किया है। मैं जान दे दूंगी, मगर मगर तुम्हारे मकरू अज़ाइम पूरे नहीं होने दूंगी। वो कामते हुए चीख कर बोली। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं तलहा हूँ, तुम्हारा शोहर। निकाह हुआ है मेरा तुम्हारे साथ। ये कपड़े तो तुम पहचानती ही होगी। तुम्हारी वालदा मोहतरमा यानी मेरी सास साहिबा ने मेरे लिए खरीदे थे और तुम्हारी पसंद भी तो शामिल थी। अब अगर अब भी यकीन नहीं आता तो ये रहा निकाहनामा, लो पढ़ लो। उसने जेब से निकाहनामा निकाला और खौफजदा मुतवहश हैरान खड़ी एनी के करीब आकर उसकी आंखों के आगे लहराया। वो निकाहनामा तो क्या देखती, आंखों के आगे धुंध सी छा रही थी। अलबत्ता ये कपड़े जो वो पहने हुए था खूब अच्छी तरह पहचानती थी। उनके यहाँ दूल्हा दुल्हन के घर आता तो दुल्हन वालों की तरफ से दिए गए मलबूसात में से एक सूट ज़रूर पहनता था और वापसी उन्हीं कपड़ों में होती थी। अब भी वो ये कपड़े पहने हुए था। उसका सर घूम गया। ये सब क्या था? प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं पागल हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है? मुझे बताओ प्लीज़। वो घबरा कर चीख उठी। वाकई वो पागल होने वाली थी। बताता हूँ, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, सब कुछ बता दूंगा। उसने वो मुश्किल खुद को संभाला और बान की खड़ी चारपाई पर कोने में टिक गई, जैसे सिर्फ उसकी बात सुनकर यहाँ से भाग जाएगी। वो हंस पड़ा। हाँ तो बेगम साहिबा, तुम सब कुछ जानना चाहती हो तो सुनो। मैं तलहा अहमद फरहान ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक मामूली ड्राइवर हूँ। चौधरी फरहान मुझे अपने बेटों की तरह अजीज रखते हैं। फरहान साहब का बेटा तलहा फरहान मेरा हम नाम है, जिसे तुमने फ़ोन करके मुझे नौकरी से निकलवाने का हुक्म दिया था। और इसी वक्त तुम्हारी बेरहमी संगदिली देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें दूसरों की रोज़ी छीनने का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। तुम गरीबों को नापसंद करती हो ना, तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दूंगा कि याद रखोगे। और फिर मेरी मनसूबाबंदी कामयाब रही। आज तुम यहाँ मेरे इस कच्चे छोटे से घर में मेरी बीवी बनकर बैठी हो। उसका एक एक लफ्ज़ जहर में बुझे तीर की तरह कलेजे में पेवस्त हो रहा था। वो उसे बदला लेने के लिए ब्याह लाया था, मगर उसके वालिदैन वो कैसे मान गए? उन्होंने तो अलग ही कहानी सुनाई थी। वो उसकी सोच पढ़ रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। जो लोग खेल खेलते हैं वो पत्तों के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। फरहान साहब को मैंने एक झूठी कहानी सुनाई कि तुम और मैं एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं और हमारे दरमियान दौलत की दीवार सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हारे वालिदैन कभी भी एक ड्राइवर को अपना दामाद बनाने पर तैयार न होते। तलहा फरहान 3 माह के लिए सिंगापुर गया तो मैं उनका बेटा बन गया। नाम की भी प्रॉब्लम न थी। फरहान साहब ने मुझे अपने बेटे की तरह समझा और मेरी तरफ से वालिदैन भी वही थे। आसिया बाजी, राजिया बहन हकीकी बहनों की तरह मोहब्बत करती हैं। उन्होंने हक अदा कर दिया। तुम्हारे वालिदैन के हम पल्ला होकर सब काम किए। मेरे वालिदैन का एक मकान मेरे नाम था, वो मैंने बेच डाला और कुछ फरहान साहब ने भी मदद की। आखिर को मैं उनका वफादार ताबेदार ड्राइवर था। वो हैरत से मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। बेयकीनी मतवातर थी। बकवास, झूठ, ये कैसे हो सकता है? सब लोगों ने तुम्हें धोखे में रखा। सब लोगों ने हमें धोखे में रखा, फ्रॉड किया। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। वो गुस्से से चीख उठी। आहिस्ता बोलो, ये गरीब शरीफ लोगों का मोहल्ला है। कच्ची मिट्टी की दीवारें पत्थरों की मजबूत दीवारों की तरह आवाज़ें नहीं दबा सकती। यकीन नहीं है ना? तो ना से ही मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें हासिल करना था, कर लिया, और इतनी खूबसूरती से सारा मंसूबा बनाया कि कोई पहचान ना सका। तुम्हारे घर वाले मुझे फरहान साहब का बेटा समझते रहे और फरहान साहब वो मोहब्बत भरे दिलों को मिलाने के लिए मेरी दरख्वास्त पर जो मैं कहता रहा करते रहे। वो इतने मज़े से कह रहा था कि उसकी आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरे पापा तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे कि उम्र भर याद रखोगे। एक एक को देख लूँगी जो भी इस मंसूबे में शामिल है, सबको उल्टा लटकवा दूंगी। तुमने मेरी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। मैं तुम जैसे 2 टके के इंसान के 1 मिनट में औकात याद दिला सकती हूँ। वो जैसे पागल हो गई थी, सब कुछ भूल गई, चीख चीख कर जो मुंह में आया कह रही थी।
तलहा मुश्किल खुद पर जब्त किए बैठा था। तलहा को उससे भी बढ़कर रद्द अमल की तवक्का थी। सुन रहा था। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ, मैं अभी वापस घर जाऊँगी। वो दीवानावार दरवाजे की तरफ भागी, मगर आधे रास्ते में ही तलहा के मजबूत हाथ ने उसका बाजू जकड़ लिया। उसने सख्ती से उसे खींच लिया। बस, बहुत जो बोल चुकी हो, अब संभल जाओ। और बाहर कहाँ भाग रही हो? यहाँ से मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कदम भी बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। उसने इंतहाई गुस्से से उसे वार्निंग दी। छोड़ो मुझे जाहिल, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। वो आपे से बाहर हो गई। चटाख। तलहा का भरपूर हाथ उसके नाजुक गाल को गुलनार कर गया। बहुत जब्त कर रहा था, मगर उसकी बातें बर्दाश्त की हद ख़त्म कर गई। वो चीखती चिल्लाती एकदम ही साकत होकर फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और नहीं करूँगा। एक जानवर और जाहिल इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक कर सकता है। ज़बान काबू में रखो, तुम कुछ नहीं कर सकती। याद रखो, आज ही हमारी शादी हुई है और मैं ये बात नहीं भूला हूँ। मुझे अपने हक के इस्तेमाल से कोई नहीं रोक सकता, समझी? बैठो आराम से यहाँ। उसने उसे चारपाई पर धकेल दिया और वो करंट खाकर यूं उछलकर पलटी जैसे नीचे स्प्रिंग लगे हों। ये जगह मुल्तान से बहुत दूर और तुम्हारे लिए कतई अजनबी है। हम अपने घर में हैं, ये बात सारा ज़माना जानता है। इस मोहल्ले के सब लोग जानते हैं कि मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ। यहाँ सब औरतें तुम्हारे इस्तकबाल को मौजूद होती अगर हमें बारात में देर ना हो जाती। इसलिए फजूल बवेला करके सवाए अपनी इज्जत गिंवाने के और कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी कल के बाद तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें फ़ौरन टूर पर गया हुआ समझेंगे। उसके जहन में झमाका हुआ। कितने मुनज़्ज़म और मरबूत मंसूबे के साथ उसे इस शख्स ने ट्रैप किया था। उसे आसिया और राजिया की बातें जो मोहब्बत में लगती थीं अब समझ में आ रही थीं। वो बार बार उसे तलहा का नाम लेकर क्यों छेड़ रही थी? हालांकि ऐसा कोई मामला भी ना था। उन्हें उसने दूसरी ही कहानी सुना रखी थी। दोनों ख़ानदान को किस तरह बेवकूफ़ बनाया था। उसे फरहान साहब और उनकी फैमिली पर बेशदीद गुस्सा था। किस कदर घुन्ने और चालबाज लोग थे, हवा तक न लगने दी। और मामा पापा भी सिर्फ दौलत ही देखकर खुश हो गए। बाकी तहकीक और मालूमात करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। जल्दबाजी का अंजाम ऐसा ही होता है। तमाम वाक़यात की कड़ियाँ खुद बहुत मिलती जा रही थी। उसने कराह कर सर दोनों हाथों में थाम लिया। इस कदर भारी हाथ पड़ा था कि दिमाग अभी तक चकरा रहा था। गाल सनसना उठा था। शिद्दत दर्द से उसके ढेरों आंसू बह निकले थे। कितना बुरा हुआ था उसके साथ। इतना बड़ा धोखा, फ्रॉड और इतने मरबूत अंदाज से। वो अकेली बेयार मददगार इस शख्स के रहम करम पर थी जो इंतहाई सफाक और जालिम था, जो बदला लेने की गर्ज से उसे बीवी बना कर ले आया था। जो वो सोच रही थी, खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। तलहा चुपचाप बैठा उसे बुरी तरह रोते देख रहा था। दिल शिद्दत से चाह रहा था इसे अपने साथ लगाकर सब कुछ सच सच बता दे। उसकी दिगरगो हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर उसे जब्त करना था हर हाल में। उसकी बेहतरी और उसे सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए उसे अभी सब कुछ छुपाना था। देखो, खुद को संभालो। इस अटैची में तुम्हारे कपड़े हैं, बाहर से में बाथरूम है, चेंज कर लो। वो उसे कहकर खुद बाहर निकल गया। अब वो अकेली थी। कमरे में और भी शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। यकीन और गुमान के बीच लटकी हुई थी। उम्मीदें वासिक थी कि सुबह यकीनन वो यहाँ से निकल सकेगी। उसे लेने घर से कोई ना कोई मुल्तान ज़रूर आएगा, और जब वो वहाँ नहीं मिलेगी तो यकीनन मामा पापा उसकी गुमशुदगी का पूछेंगे। यूँ उसे तलाश कर लिया जाएगा और वो तलहा को उसकी मक्कारी और झूठ की ऐसी कड़ी सज़ा दिलवाएगी कि वह याद रखेगा। पता नहीं उसका इतना कीमती जहेज़ कहाँ रखा गया था। उसकी तो एक एक चीज़ भी इस घर के लायक न थी। उनके तो सर्वेंट क्वार्टर भी इस कच्चे सहन वाले घर से बेहतर थे। वक्फे वक्फे से उसे बुरी तरह रोना आ रहा था। बहुत देर तक वो ऐसे ही बैठी रही। इतना तवील थका देने वाला सफ़र और इस पर मुस्तदाद इतनी खौफनाक सूरत हाल। वो खुद को बरसों की बीमार और निढाल महसूस कर रही थी। दरवाज़ा खुला और तलहा ट्रे में खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र उसी हालत में बैठी यानी को देखा, फिर बर्तन लकड़ी के छोटे से तख्त पर रखकर उसकी तरफ मुड़ा। देखो, इस तरह तुम सारी उम्र नहीं गुजार सकती। जिद छोड़ दो, कुछ खा लो। डरने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है, और वक्त ताकत भूखे रहने से नहीं आती। चलो आओ, शाबाश। वो नरमी से कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो हनूस लातलकी से बहरी बनी ज़मीन को घूर रही थी। तलहा ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया। जानता था उसकी ज़िद्दी और हटीली आदत को। उसे बार बार इसरार से कहना मज़ीद सर चढ़ाना था। सो खामोशी से दूसरी चारपाई पर बैठ कर खाने लगा। उसने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। खाना खाकर वो हाथ धोने बाहर निकल गया। वापस आकर बर्तन समेट कर वहीं रख दिया और खुद बगैर कुछ कहे चारपाई पर लेट कर उसकी तरफ से पुश्त कर ली। बहुत देर बाद उसने पलट कर गड़बड़ बदली। उसे देखकर चौंक उठा। वो तकिए पर सर रखे औंधी लेटी हुई थी। दोनों पाँव नीचे लटक रहे थे। एक बाजू जुबी चारपाई से नीचे लटक रहा था। दुपट्टा बुरी तरह गर्दन के गिर्द उलझा हुआ था। वो आहिस्ता से उठा और बहुत आहिस्तगी से उसका बाजू उठाकर तकिए पर रखा, फिर दुपट्टा उसकी गर्दन से उतारा। पता नहीं वो कितनी मदहोश नींद सो रही थी कि उसे इल्म ही नहीं हो पा रहा था। फूलों की तरह उसे दोनों हाथों में उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। आंसू गालों पर जम गए थे। सोते में भी सिसकियाँ ले रही थी। भीगी भीगी पलकें उसके दिल पर क़यामत ढा गई। जी चाह झुक कर उसकी पलकें खुश्क कर दे। अगर वो ज़रा सा भी लचकदार रवैया रखती तो आज ये नौबत ना आती। तलहा का ख़ानदान सखावत और हुस्न अखलाक में मशहूर था। इतनी दौलत होने के बावजूद सारा शहर उन्हें सखी कहता था।
آج تک ان کے ہاتھ سے کوئی بھی ضرورت مند مایوس اور خالی نہیں لوٹا تھا۔ اماں جان تو غریبوں کو ساتھ بٹھا کر کھلاتی تھیں، ان کی ہمدم و غم گسار تھیں۔ وہ بھلا ایسی بہو کہاں برداشت کر سکتی تھی جو غربت سے نفرت کرے، جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر تنفر و غرور بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے سب کے سامنے لے جانے سے پہلے وہ بے مثال بنانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا زیور اتارتے ہوئے ایمان کئی بار ڈگمگایا۔ وہ استحقاق رکھتا تھا، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا، اس کی عزیزت جان بیوی اور رات کی تنہائی، مگر وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ دھوکے باز تو اس کی نظر میں تھا ہی، خائن نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ اسے کافی حد تک آرام دہ حالت میں لا کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، آگ سی تھی من میں۔ کھلے صحن میں کھڑی کھردری چارپائی بچھا کر وہ لیٹ گیا۔ رات خاصی ٹھنڈی تھی، بہت دیر تک اس کی سوچیں اینی کے گرد ہی بھٹکتی رہیں اور پھر نہ جانے کا وہ گہری نیند سو گیا۔ دروازہ زوردار انداز میں بجایا جا رہا تھا۔ اس نے کسمس آ کر کڑوٹ بدلی، ادھ کھلی آنکھیں مکمل کھل گئیں۔ حیرت سے خود کو چاروں طرف کمرے کو دیکھا۔ وہ رات کو چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ دماغ سوچ سوچ کر اتنا تھک گیا کہ خود پر کنٹرول ہی نہ کر سکی اور مدہوش ہو گئی۔ اس نے اپنے اوپر موجود کالی اور سفید چیک والی گرم چادر کو دیکھا۔ اسے بستر پر کون لایا اور اس کا زیور نظر میز پر جا ٹھہری۔ سارا زیور دھرا تھا۔ ایک دم ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک خیال نے اسے چکرا سا دیا، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اپنی حالت پر غور کر کے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ شاید گہری نیند سے اٹھا تھا، آنکھیں مسل رہا تھا۔ تم اٹھ گئی ہو، چلو اب منہ ہاتھ دھو لو، ہمارا ناشتہ آ گیا ہے، بھابی کنیز بھی آئی ہیں۔ وہ اسے اطلاع دے کر دوبارہ دروازے کی طرف مڑا۔ آؤ بھابی آؤ، رک کیوں گئی ہو؟ دروازے سے ایک دبلی پتلی خاتون ٹرے اٹھائے اندر آئی تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، میز پر برتن رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ صبح بخیر، کیسی ہو بھئی؟ رات کو ہم لوگ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے مگر تم لوگ آئے ہی نہیں، مجبوراً گھر جانا پڑا، بہت شرمندہ ہیں۔ دلہن تو ایسے ہی بغیر استقبال گھر آنا پڑا۔ وہ خاصی باتونی لگ رہی تھی، وہ کیا جواب دیتی؟ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ آؤ میں تمہارا منہ دھلواؤں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھی مگر اس نے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہنگے کو سنبھال کر خود ہی نیچے قدم رکھے۔ طلحہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کا یہی انداز تھا مگر وہ اسے دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ کنیز بھابی ایک طرف ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنی اٹیچی کی طرف آئی، کھول کر ایک ہلکا سا کاٹن کا سوٹ نکالا۔ اسے سلکی کپڑے ناپسند تھے، اسی لیے زیادہ تر ملبوسات کاٹن کے تھے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی، کپڑے نکال کر پلٹی تو کنیز نے اسے کہا، آؤ میں باتھ روم میں لے جاتی ہوں۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی، کچے صحن کو یوں عبور کیا جیسے قدموں کے نیچے دلدل ہو اور اسے دھنس جانے کا خدشہ ہو۔ باتھ روم دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا، اگرچہ اس کے معیار کا تو ہرگز نہ تھا مگر پھر بھی باقی گھر کی نسبتاً اچھا اور قابل قبول تھا۔ بالٹی پانی سے بھری ہوئی تھی، صابن تولیہ ہر چیز موجود تھی۔ نہانے سے طبیعت پر چھائی کسل مندی اور تھکاوٹ خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ گیلے بالوں کو تولیوں سے رگڑتی وہ باہر نکلی اور کمرے میں آ گئی۔ کنیز مسکراتے ہوئے کمرے کی چیزیں درست کر رہی تھی اور طلحہ سے بھی محو گفتگو تھی۔ آؤ اینی آؤ۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کنیز کو اس کا نام بھی معلوم تھا۔ کنیز نے حیرت بھانپ لی، مسکرا کر بولی، بھئی طلحہ بھائی نے تمہارے متعلق سب کچھ مجھے بتا رکھا ہے، نام بھی اسی لیے جانتی ہوں، صبح شام تمہارا ذکر ہوتا تھا۔ اصل مجنوں کے بعد یہ طلحہ دوسرا مجنوں بنا ہوا تھا۔ بہت خوش قسمت ہو تم، اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، خدا تمہیں سدا سہاگن رکھے۔ واقعی وہ بہت بولتی تھی، خوب ہنس ہنس کر تفصیل بتائی تو اینی نے ایک زہر خند نگاہ زیر لب مسکراتے طلحہ پر ڈالی اور غصے سے بل کھا کر خاموش رہی۔ وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ چلو بھئی آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں گرم گرم چائے لے آؤں۔ وہ میز ان دونوں کے سامنے گھسیٹ کر خود باہر چلی گئی۔ طلحہ نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھا تو بولا، چلو شروع ہو جاؤ، اس سے بہتر ناشتہ یہاں نہیں مل سکتا، میں نہرے اٹھانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ خود بہت سخت ہو گیا، اس کی ضدی عادت اشتعال دلا گئی۔ میں تم جیسے شخص سے نخرے اٹھوانا اپنی توہین سمجھتی ہوں، وہ ترخ کر نخوت سے بولی۔ اس کے حد تک امیز رویے پر وہ مشکل ضبط کر سکا۔ ایسی بد لحاظ لڑکی، نہ کوئی شرم نہ لحاظ، ان کے ماحول سے قطعی مختلف تھی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا۔ کنیز بھابی تھرماس میں چائے اور ٹرے کی میں پیالیاں رکھے آ گئیں۔ بھابی مجھے ایک کپ چائے دے دو۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا۔ کنیز نے کپ پکڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ ہنوز خاموش بیٹھی تھی۔ ارے اینی، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ کیا پسند نہیں آیا؟ مجھے بتا دو، جو تم کھاتی ہو وہی بنا لاتی ہوں۔ وہ حیرت سے اسے یوں ہاتھ بندے منہ بنائے دیکھ کر بولی، ارے نہیں بھابی، یہ سب کھا لیتی ہیں، بس گھر والوں کی یاد میں اس طرح اداس بیٹھی ہے۔ چلو اینی کھا لو، فکر نہ کرو، دکھی ہونے کی کیا بات ہے، ہم جلد ہی مل لائیں گے جا کر انہیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اینی نے ناقابل فہم انداز میں حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بھئی، ہم ہیں نا تمہارے پاس، ابھی فوزیہ اور نازیہ بھی آ رہی ہیں، تمہارا خوب دل لگائیں گی۔ چلو میری اچھی بہن کچھ کھا لو، وہ پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ طلحہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھابی، آپ اس کا خیال رکھیے، میں کچھ کام نپٹاؤں، جلدی آنا، آج کے دن بھی تمہارے کام ختم نہیں ہوتے، حد کرتے ہو طلحہ۔ بھابی نے خفگی سے ڈانٹا تو وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھابی کے اصرار پر اس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا، کھائے گی نہیں تو مقابلہ کیسے کرے گی؟
اور رات کو اس نے خود کو تسلی دی تھی کہ آج کے دن ہی تو یہاں رہنا ہے، پھر تو اسے جانا ہی ہے، کل تک یقیناً گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اسے لینے آ جائے گا، اور یہی سوچ اسے تقویت پہنچا گئی تھی۔ ناشتہ اس نے اچھی طرح کیا، بہت مزے کا پراٹھا تھا، یا اسے بھی بھوک میں لگا تھا۔ بہرحال 2 کپ چائے پی کر اسے خاصا سکون ملا، سر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی جب فوزی اور نازی آ گئی۔ دونوں نوجوان پیاری سی لڑکیاں تھیں، کچھ جھجکتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ بہت کم بول رہی تھی۔ اس کی بیزاری کو محسوس کر کے وہ جلد ہی اٹھ گئی اور وہ دوبارہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ انتظار کا ایک ایک پل بھاری تھا، آج کا دن یا پھر شاید آج کی رات۔ وہ اور اس قید خانے میں تھی، کل وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی، اور وہ اس خوش فہمی میں تھی۔ طلحہ نہ جانے کہاں گیا تھا، دوپہر کا کھانا اس نے کنیز کو لانے سے منع کر دیا تھا۔ رات بھر کی بے آرامی تھی، دوبارہ سو گئی۔ جب رات کو اس کی آنکھ کھلی تو طلحہ کو موجود پایا۔ وہ دوسری چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں، چھت پر مرکوز، کچھ سوچتی ہوئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی طرف رخ کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ بہت دیر سے سو رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، پتہ نہیں کیوں وہ مسلسل خاموش تھی۔ طلحہ کو اس کے چرانے والے انداز سے بہت غصہ آتا تھا۔ ناراض ہو کیا؟ وہ اس کے بے حد قریب آ کر اس کے بالوں کو چھو کر پوچھنے لگا۔ اسے تو جیسے کرنٹ لگا تھا، بری طرح ہاتھ جھٹک کر اٹھنا چاہا، مگر وہ مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا۔ 1 منٹ میں اسے زیر کر لیا۔ اس کا رونا، تڑپنا، چلانا، بددعائیں سب رہ گئیں۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ صبح تک وہ روتی رہی اور وہ مزے سے سوتا رہا۔ نہ جانے کتنی بددعائیں دی تھی اسے، صرف ایک آس پر وہ ضبط کر رہی تھی کہ آج اسے لینے کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ مگر جب رات بھی ڈھل گئی، کوئی نہ آیا تو اسے طلحہ کی ایک ایک بات سچ لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب طلحہ نے اسے پکارا اور اس کا بلانا غضب ہو گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے، مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اتنی شدت سے کہہ رہی تھی کہ لمحہ بھر کو طلحہ کا دل بھی رک گیا۔ اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی وہ آ چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیزیں پٹک رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید طلحہ کو جان سے مار دیتی۔ بہت نفرت تھی اسے اس شخص سے۔ اس بند کمرے میں رہتے رہتے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ آزاد تتلی تھی، اپنی مرضی کی مالک، حکم کے غلام، ہاتھ باندھے ہر حکم کی تعمیل کے منتظر رہتے۔ وہ یوں کھٹ کھٹ، گھٹ گھٹ کر، سسک سسک کر ناپسندیدہ بندے کے ساتھ زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یا خود مر جائے گی یا اسے مار دے گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ کسی کے ذریعے پاپا کو فون کروا دے یا خود کسی کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ اس اجنبی جگہ کے انجان راستوں سے قطعی نا واقف تھی۔ کنیز بھابی، فوزیہ، نازیہ، مائی خیرہ سبھی طلحہ کی طرفدار تھیں۔ وہ تو اس کے سرد و نخوت بھرے رویے کے باوجود محض طلحہ کی محبت میں چلی جاتی تھی۔ صبح و شام کا کھانا بھی کنیز ہی لاتی تھی۔ اسے 1 ہفتے سے زائد ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، اور اس دوران سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ گھر اور گھر سے متعلقہ تمام کام وہ بھلائے بیٹھی تھی۔ جب طلحہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے کہا، سنو، بہت عیش کر لی ہے تم نے یہاں، تمہارے باپ کے ملازم نہیں ہیں، تم آرام سے پڑی سوتی رہو اور پکا پکایا مل جائے، آج سے اپنا گھر سنبھالو، میں ضرورت کی تمام چیزیں لے آیا ہوں، کچن موجود ہے، تم دیکھ لو، باقی جو کمی ہے وہ بھی بتا دینا۔ وہ بول رہا تھا اور وہ بت بنی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پکاؤں گی، میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے حیرانگی سے کہا، ہاں تم پکاؤ گی، ورنہ بھوکی مرو گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اڈے پر کھا لوں گا۔ وہ بڑے مزے سے اسے کہہ کر چلا گیا۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکے، مائی فوڈ، میں بھوکی مر جاؤں گی مگر کچن میں نہیں جاؤں گی، یوں تو اسے عادت ہو جائے گی، مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہے۔ ہاں، وہ بھی اپنے نام کی ایک ڈھیٹ تھی۔ اس نے پکانا تو دور، دیکھنا تک نہیں کہ وہ کیا لایا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ روزانہ کنیز اور فوزیہ، نازیہ میں سے کوئی نہ کوئی ضرور چکر لگا جاتی تھی، اور باوجود نفرت کے اسے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب آتی کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز بھی لے آتی، مگر اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ صبح سے اب تک کئی بار رو چکی تھی، بھوک نے الگ ستا رکھا تھا۔ رات کو طلحہ آیا اور اسی طرح بیٹھے دیکھا تو افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بہت ضدی تھی وہ، مگر اس کا واسطہ بھی طلحہ سے پڑا تھا، جو ایسے ضدی لوگوں کی سرکشی دور کر کے سدھارنا جانتا تھا۔ طلحہ کو مزے سے لیٹے دیکھ کر جان ہی جل گئی۔ وہ اس کے قریب جا کر چیخی، مجھ سے شادی کرنے سے پہلے اپنی اوقات تو پہچان لی ہوتی۔ طلحہ احمد، اس قید خانے میں مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر تم کون سی مردانگی دکھانا چاہتے ہو، اور کتنے مکروہ روپ ہیں تمہارے، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح مجھے توڑ سکو گے، جھکا لو گے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی تمہیں قبول نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کا ضدی لہجہ اس کے اعصاب ہلا گیا، مگر وہ جانتا تھا بھوکا بندہ عقل سے عاری ہوتا ہے اور بھوکا بٹیر زیادہ لڑتا ہے، اس لیے ضبط سے بولا، میں نے نہ تو تمہیں یہاں قید کیا ہے، نہ ہی تمہیں بھوکا مارا ہے۔ ہر چیز گھر میں موجود ہونے کے بعد بھی اگر تم بھوکی رہتی ہو تو یہ میرا نہیں، تمہارے پوہر پن کا ثبوت ہے۔ جو عورت خود پکا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی، وہ اپنے شوہر کا کیا خیال رکھے گی؟ اسی لیے تو میں ہوٹل سے کھا کر آتا ہوں۔ اس کے طنزیہ لہجے نے اور بھی جان جلا دی۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ مجبوراً اسے بولنا پڑا، اب بند کرو یہ ری کیا مصیبت ہے؟ شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے کہ رات کو سکون سے سوئے گا، مگر یہاں رات کو بھی سکون نہیں، ہر وقت رونا دھونا۔ میں باہر جا رہا ہوں، خوب دل کی حسرت پوری کر لو۔ وہ غصے سے اپنا تکیہ چادر اٹھا کر باہر نکل گیا اور عینی بے بسی سے سر پٹک کر بستر پر ڈہ گئی۔
पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती, और वो तो सदा की भूख की कच्ची थी। फ्रिज नवा किस्म की अशिया और फलों से भरे होते थे, जब चाह खा लिया। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। सदमे, दुख और कमज़ोरी ने उसे अधमुआ कर दिया था। रंगत पीली हो गई थी और वो कमज़ोर नजर आने लगी। अब तो आस भी टूट गई थी। इतने दिनों से कोई भी तो घर से लेने नहीं आया। फौजिया को फ़ोन नंबर और रुपए देकर उसने घर फ़ोन करवाया था। जवाब मिला, एनी और तलहा तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, आप झूठ बोल रही हैं। पता नहीं ये सच था या झूठ, उसे तो यकीन करना पड़ा। खुद वो जा नहीं सकती थी। तलहा ने सख्ती से मना किया था, ना ही कोई साथ जाने को तैयार था। उसने बेचैन होकर कमरे में घूमना शुरू कर दिया। फिर कुछ सोचकर बाहर झांका। सहन में तलहा चादर लिए लेटा था। पता नहीं सो गया था या जाग रहा था। उसने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से दबे कदमों वो किचन की तरफ चल गई। तलहा चादर की ओर से उसे देखकर मुस्कुरा दिया और इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। वो किचन में आई, लाइट जलाई और दोबारा बाहर झांका। वो बदस्तूर इसी तरह लेटा था, ये यकीन करके कि वो सो गया है। वो तसल्ली से शॉपर्स देखने लगी। अंडे, डबल रोटी, जैम, चाय की पत्ती, नमक, मिर्च, गर्ज, तमाम मसाले मौजूद थे। उसने डबल रोटी के पीस निकाल कर जैम लगाया और खाने लगी। उसे चाय बनाना नहीं आती थी और ना ही दूध था, सो पानी ही पीकर सबक शुक्र किया। फिलहाल गुजारा हो गया था। लाइट बुझाने को वो जूं ही दरवाजे की बैग पर लगे स्विच की तरफ बड़ी साकत रह गई। तलहा दरवाजे में खड़ा उसे तंजिया अंदाज में देख रहा था। वो शर्मिंदा सी हो गई, कतरा कर गुजरना चाहा, मगर वो दरवाजे में इस्तादा था। उसका लंबा कद, भरपूर जिस्म हल्की सी रोशनी में और नुमाया लग रहा था। बहुत अच्छा किया। भूख इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देती है और खाली पेट नींद भी नहीं आती। मैं पानी पीने आया था। उसने पानी पर जोर देते हुए उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी फैली हुई थी, चमकीली आंच देती आंखें। वो बेख्तियार नजर चुरा गई। मुझे जाने दो, उसने लहजे को सख्त बनाया। अगर ना जाने दूँ तो? वो बदस्तूर बहकी बहकी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी निगाहों से वो बुरी तरह डर रही थी। सरकशी पर मादा इस्तेहकाक रखती आंखें थी। उसने शिद्दत से धड़कते दिल को संभाला। जिस्म पसीने में डूब रहा था। एक सनसनी सी फैलती जा रही थी पूरे जिस्म में। इससे पहले तो कभी ऐसी कैफियत नहीं हुई थी। मुझे जाना है, हटो। वो उसे धकेल कर बाहर निकलने लगी। तलहा ने उसे बाजू से घसीट कर खुद से करीब कर लिया। प्लीज़ एनी, प्लीज़ जिद छोड़ दो, खुद को बदल डालो, मुझे समझो, मेरी मोहब्बत को पहचानो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत। उसका लहजा कानों में रस घोल रहा था। उसका कुर्ब झुलसा रहा था। वो बचने की कोशिश कर रही थी, मगर पता नहीं उसकी कोशिश कमज़ोर थी या उसकी गिरफ्त ही इतनी फौलादी थी। वो बावजूद कोशिश के खुद को ना छुड़ा सकी और अगली सुबह वो बेहद खफा थी खुद से। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। उसे तो तलहा अहमद से शदीद नफरत थी, उसे अनपढ़ बस ड्राइवर से। वो दिन में कितनी ही बार उसे अलकाबाज से नवाजती। उसकी चॉइस इतनी घटिया न थी कि वो तलहा अहमद से मोहब्बत करती। तो फिर वो सब क्या था? वो क्यों इतनी कमज़ोर हो गई थी? गुस्से से उसने अपने बाल नोच लिए। वो नहीं जानती थी कि सब कुछ होने के बावजूद नफ़रत के अलावा वो एक मर्द और उसका शोहर था, और मर्द और औरत के दरमियान फितरी ताल्लुक़ कभी नहीं टूटता। आज भी तलहा सुबह से अड्डे पर गया हुआ था। उसने खुद को इस कठिन काम के लिए वो मुश्किल आमादा किया। पेट की आग भी तो बुझानी थी। मिट्टी के तेल के चूल्हे को जलाकर उस पर केतली रखी, जैसे तैसे करके चाय बनाई। अब मसला सालन पकाने तक का था। उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। लिफाफे में दाल मौजूद थी। उसने मदद के लिए फौजिया को बुला लिया और फिर बगौर सारी तरकीब समझकर उसकी मौजूदगी में ही दाल बनाई। जायका तो ख़ास ना था, मगर अपने हाथ से पकाया था, इसलिए अजीब सी खुशी और तमानियत हो रही थी। फौजिया ने उसे आटा गूंदना भी सिखाया, मगर बावजूद कई रोटियां ज़ाया करने के उसे रोटी बनानी नहीं आई थी। हंस हंस कर फौजिया नाजिया का बुरा हाल हो गया। दोनों ने मिलकर रोटी भी बना दी थी। इतनी सी देर में ही उसका हुलिया बिगड़ गया। हाथों के साथ साथ मुंह पर भी काले धब्बे लगे थे, उंगलियां भी जल गई थी। जब तलहा ने उसे इस हुलिये में देखा तो हैरान रह गया। उसे बहुत मुसर्रत हो रही थी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ असर हो ही गया है। उसने दिल में सोचा। जब पानी में तैरती दाल और चकोर जली हुई रोटियां सामने आई तो सारी भूख उड़ गई, मगर उसने यूं जाहिर किया जैसे बहुत मज़ा आ रहा हो। खूब दाद दी, बहुत खुश था। जब उसने एकदम ही उससे पूछा, तलहा, मैं एक बात कहूँ, मानोगे? हैरानगी से उसकी तरफ देखा। हाँ ज़रूर, तुम कहो। वो रुकी। मैं अगर सब काम सीख जाऊँ तो क्या तुम मुझे घर जाने दोगे? उसका हाथ वहीं साकित रह गया। कितनी मासूमियत से वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। इतनी बड़ी बात। तलहा के दिल पर चोट सी लगी। वो यहाँ मजबूरन रह रही थी और यहाँ से जाने के लिए उसकी हर फरमाइश पूरी करने को तैयार थी। वो इतनी तंग थी तो वो तो रात से बहुत खुशगुमान हो रहा था, मगर भूल गया था वो उससे जितनी नफरत करती है। वो नफरत इतनी मामूली बातों से ख़त्म होने वाली नहीं। वो सर झुकाए सोचता रहा। सर उठाकर बगौर उसकी तरफ देखा। बहुत उम्मीद और बेताबी थी उसकी आंखों में। हाँ, तुम सब काम सीख जाओ, खुद को बदल डालोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक घर छोड़ाऊँगा। दिल पर एक क़यामत ढह गई थी, मगर उसने नहायत हौसले से कह दिया, शुक्रिया। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमकती कंदीलें रहाई के तसव्वुर से जगमगा रही थी और तलहा अहमद के दिल में यकदम बहुत कुछ टूट गया। चांदी वाले खाकर उसने हाथ रोक दिया और फिर उसने तनदही से सब काम सीखना शुरू कर दिया। कनीज़ भाभी खाने पकाने और सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। उनसे हर रोज़ वो कोई ना कोई डिश सीखती थी। उसे अब बहुत कुछ समझ भी आ रहा था। वैसे भी वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत पुरुमीद थी।
کہ 2 माह बाद यकीनन पापा फरहान वालों से ज़बरदस्त पुरस करेंगे, तब तो ये बहाना नहीं चलेगा और वो वापस चली जाएगी। अब तो चंद हफ्ते ही रह गए थे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब मासी खैरा उसके पास चली गई। ये सारे मोहल्ले की मासी थी, बहुत नेक, शरीफ और समझदार खातून थी। जब भी आती उसे कोई ना कोई नसीहत करके जाती। वो खुद तो किसी के घर आती जाती नहीं थी। कुछ उसके सर्द रवैये और नफ़रत को महसूस करके भी ज़्यादा औरतें मेल जोल पसंद नहीं करती थीं। इस मोहल्ले में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। उनकी बीवियां बच्चे भी इसी माहौल और घर की माशी हालत के अक्कास थे। मगर करीम्स भाभी से वो बहुत घुल मिल गई थी। अब तो वो उनसे बहुत अपनाइयत और तवज्जो से सब सीख रही थी। इन्हीं में मासी भी शामिल थी। हालांकि वो बुरी औरतों और नसीहत करने रोकने टोकने वाली औरतों से सख्त एलर्जी थी, मगर मासी के चेहरे पर ऐसा नूर था, उनकी बातों में ऐसा जादू था कि वो बहुत ध्यान से सुनती थी। बेटी, हर इतवार को 10 बजे सुबह हाजिन साहिबा के घर दर्स होता है, वहीं से आ रही हूँ। वो उसे बताने लगी। सुबहान अल्लाह, क्या मसाइल बयान करती हैं बीबी साहिबा, ईमान ताज़ा हो जाता है। मासी, सब लोग जाते हैं? वो इश्तियाक से पूछने लगी। हाँ, सभी औरतें जाती हैं। इस मोहल्ले में अनपढ़ जाहिल औरतें ज़्यादा थी। बात बात पर लड़ना, अपने शोहरों से बदतमीज़ी करना, सब बुराइयां थी इनमें। मगर जब से हाजन साहिबा ने दर्स देना शुरू किया, सबको अकल और हदायत आ गई है। सुकून का सांस लिया है सबने, वरना इस तू मैंने तो घरों का सुकून उजाड़ दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे खासी हैरत हुई। बेटी, तुम भी जाया करो, अगर चाहो मैं तुम्हें ले जाया करूँ। उन्होंने उसकी दिलचस्पी को देखते हुए कहा। जी, मगर वो तलहा, उसकी ख्वाहिश तो थी, मगर तलहा की इजाज़त का मसला था। तलहा बेटा से मैं पूछ लूँगी। शोहर की इजाज़त लेना मुकद्दम है। जो औरतें शोहरों की अदम मौजूदगी में मनमानियाँ करती हैं, वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं होती। उन्होंने रसान से समझाया। जी। वो महज सर हिलाकर रह गई। क्या कहती? उसने तो खुद कई बार शोहर की अदम मौजूदगी में यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी खिलाफ वर्जी की थी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। तलहा, इजाज़त दे दो, मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊँगी। वो चली गई तो वो भी कमरे में आकर लेट गई। जहन एक नए अंदाज में सोच रहा था। मासी ने जैसे मशल सी जला दी थी। रात को तलहा आया तो वो बहुत जल्दी में था। खाना खाते ही उठ गया। मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ आज, तुम अकेली परेशान ना होना, फौजिया नाजिया को बुला लाता हूँ, घबराना मत। वो उसे कहकर चला गया। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो रात भर अकेली रहेगी। वापस आया तो अकेला था। कनीज़ भाभी की तबीयत खराब है। फौजिया अपनी दादी के घर चली गई। अब नाजिया अकेली है। भाभी तो उसे भेज रही थी, मगर मैं ही छोड़ा है। वो इतनी बीमार है, अच्छा नहीं लगता। मगर यहाँ भी तो तुम अकेली रह लोगी। वो अगरचा खासा परेशान था, फिर भी उसकी आदत के वो जब पूछ लिया। अब ऐसा करें, मासी को मेरे पास छोड़ जाए। वो उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंका। एक बार पहले भी उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसने मासी को उसके पास छोड़ने का नाम लिया तो बुरी तरह चिढ़ गई थी। जहर खंद अल्फाज में कहा। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। जहर लगती है मुझे ये बूढ़ी ख़वातीन। मैं अकेली रह सकती हूँ, तुम जाओ और मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वही यानी मासी का सहारा मांग रही थी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उन्हें। वो बाहर निकल गया। शाम को मासी की बातों ने उसके जहन को उलझा दिया था। वो तफसील से उनसे बात करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें बुलवाया। वो आप शाम को कह रही थी कि मर्दों की अदम मौजूदगी में मनमानी करने वाली औरतें नापसंद की जाती हैं खुदा के यहाँ। जब तलहा चला गया तो वो उनसे पूछने लगी। हाँ बेटी, मासी जहाँ दीदा खातून थी, तलहा के साथ उसका नारवा रवैया जानती थी। वो कैसे, मुझे तफसील से बताए। बेटी, शोहर को खुदा के बाद मजाजी खुदा का दर्जा दिया गया है, इसलिए शोहर को अहमियत और उसे इसका मकाम ना देने वाली औरतें कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी बच्ची, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शोहर की बीमारी और परेशानी में खिदमत करो, क्योंकि बीवी मोनस और गमख्वार होती है और अताअत करने वाली बीवियां जन्नत में जाएंगी। मासी की बातें उसके जहन को ना सिर्फ रोशन कर रही थी, बल्कि उसे आईना भी दिखा रही थी। उसने तलहा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, ना सिर्फ ज़ुबानी बल्कि जिस्मानी भी। दुख और अजियतें दी थी। मासी तो उसे रोशन बातें बताकर सो गई, मगर वो खुद बहुत बेआराम थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी थी। आज इस कमरे में उसे तलहा की कमी शिद्दत से महसूस हुई। उसकी मौजूदगी से ढारों से पनाह का एहसास रहता था। मजबूत हिफाजती हिसार थी उसकी ज़ात। कोई फिक्र परेशानी नहीं होती थी उसकी मौजूदगी में, मगर उसके बगैर एक खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। उसने उसे शोहर की हैसियत से तस्लीम किया था। सुबह होने तक उसकी हस्ती बहुत बदल चुकी थी। तलहा बहुत दिनों से सोच रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी। खोई खोई सी कुछ सोचती हुई उसने लड़ाई झगड़ा भी छोड़ दिया था। अगरचे वो पहले के मुकाबले में उससे बहुत नरमी बरतने लगा था कि उससे रिहाई का वादा कर दिया था और दिन नज़दीक आते जा रहे थे। कल तलहा की अबू से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया वो और उसका साथ नहीं देंगे, बल्कि अब वो वापस आ जाए। दोनों घरानों में बेचैनी फैल रही थी और वो खुद भी सोच रहा था। बहुत दिन से वो यहाँ वहाँ रोलिंग स्टोन बना हुआ था। अब इस ड्रामे को ख़त्म कर देना ही बेहतर था। जिसकी इसलाह का बीरा उठाया था वो जान से ज़्यादा अजीज़ थी, जैसे जिसे दूसरों के सामने महज इसलिए मिसाल बनाकर पेश करना चाहता था कि उसके बारे में लोगों की ज़बान से कुछ गलत सुनकर दिल ख़राब ना हो, उस प्यारी हस्ती के मुतल्लिक दिल में कोई बदगुमानी ना हो, वो उसके आइडियल के मुताबिक हो जाए। वो ज़िंदगी को घसीट कर समझौतों के तहत जल जल कर गुजारने को बेहतर नहीं समझता था। उसे तो यकीन था कि वो मुसल्लह बन सकता है। इस्लाह की गुंजाइश तो इंसान में होती है और ये फ़ख्र, गुरूर, घुमंड सब माहौल और दौलत के बिट्टे पर होता है।
اگر کوشش کی جائے تو برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کامیابی کی اتنی بڑی قیمت چکانا ہوگی جو عزیز کا خاکہ ہی بدل دے گی۔ جب سے اس نے رہائی کی التجا کی تھی اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ساری امنگیں، چاہتے اور جوش ختم ہو گیا تھا۔ اینی کی خاموشی اداسی سے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے تنگ ہے، جلد از جلد چھٹکارا چاہتی ہے، اور زبردستی کسی کو خود سے منسلک رکھنا اسے بھی منظور نہ تھا۔ اینی دیکھ رہی تھی وہ بہت دیر سے بے چین بے قرار سا صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بہت بار جی چاہا جا کر وجہ پوچھی مگر ہمت نہ کر سکی۔ جب سے وہ درس اور تبلیغی محفل میں جانے لگی تھی اس کے خیال میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ اگرچہ طلحہ نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، مگر بیوی کی حیثیت سے اس نے کون سا فرض پورا کیا تھا؟ بی بی صاحبہ زیادہ تر خانگی معاملات، عورت و مرد کے حقوق و فرائض پر دستخط کرتی اور بہت سی ان پڑھ عورتیں اور اس جیسی بظاہر تعلیم یافتہ مگر در حقیقت دینی امور سے قطعی ناواقف بھی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز بڑھتی ہوئی لڑائی جھگڑے اور طلاقوں کی بڑی وجہ دینی امور سے لا علمی تھی۔ قرآن اور احادیث میں زندگی گزارنے اور شوہر و بیوی کے حقوق بہت تفصیل سے اور کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عورت و مرد دونوں اس آفاقی اور نوری کتاب کی روشنی میں زندگی گزاریں تو معاشرے میں ہر طرف امن و امان ہو جائے، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور پھر گھروں کے اجڑنے، بچوں کے بے سہارا یتیم اور بے آسرا ہونے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اسے طلحہ سے گلے شکوے تھے، مگر ان سے زیادہ اسے اپنا جرم بھی تو نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہ یوں پریشان کھوئی سی تھی۔ آنکھیں تو اب کھلی تھیں، ماسی کی باتیں ہر قدم پر اسے یاد آتی۔ وہ بہت تندہی سے سارا کام سیکھ رہی تھی۔ اس کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ اس غریب گندے کپڑوں والی عورتوں سے گھن نہ آتی تھی۔ خود اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا شروع کیا تو احساس ہوا تھا کہ کیسے سب کچھ کیا جاتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے اور پیٹ کی آگ کسے کہتے ہیں۔ آج وہ بہت اداس تھا، ساری رات بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ کل اسے اینی کو لے کر گھر جانا تھا اور یہ ارادہ کر لیا تھا اگر وہ اس کی اصل حقیقت جان کر اس کے ساتھ رہنا چاہے گی تو قبول نہیں کرے گا۔ یہی سب کرنا تھا تو اتنا بکھیرا، اتنی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو جہاں تھی وہی رہی۔ اسے دولت کی پجاری، ظاہری عیش و عشرت کی دل دادا لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ ہاں ایک افسوس تھا جو دل کو کاٹے جا رہا تھا، وہ اس کی چاہت تھی اور اسے اپنی محبت پر بہت دعویٰ تھا، اس کی ذات پر زوم تھا، اپنے پیار کی سچائی پر یقین واثق تھا کہ وہ اسے بدل لے گا، صراط مستقیم پر لے آئے گا، مگر یہاں تو وہی ڈھاک کے 3 پات تھے۔ اس کی اداسی اور بے چینی دیکھ کر وہ خود کو مجرم محسوس کرتا تھا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق سب کو حاصل تھا، اپنی حد تک تو اس نے کوشش کی تھی، اب مقدر میں اس کا ساتھ نہیں تھا۔ اینی، ہم کل ملتان جائیں گے، تم صبح تیار رکھنا۔ وہ بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ خوشی نہ غم، عجیب بے تاثر چہرہ تھا۔ یہ بات الفاظ سننے کو تو اس کے کان مدتوں سے ترس رہے تھے۔ کئی راتیں جا کر اس نے خواہش کی تھی، رو رو کر دعائیں کی تھی کہ وہ واپس چلی جائے، اور اب وہ نوید سنا رہا تھا تو پتہ نہیں دل کھلا کیوں نہیں تھا۔ 2.5 ماہ کی غربت نے اسے طلحہ احمد کا عادی بنا دیا تھا، شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ اسے طلحہ کا انداز، اس کے الفاظ، اداس چہرہ ملول کر گیا۔ وہ تو خود اسے بے تاثر دیکھ کر حیران تھا۔ یہ بات سننے کے لیے وہ تو ترس رہی تھی، تڑپتی تھی، اسے چیخ کر بددعائیں دیتی تھی، ہاتھ باندھ کر التجائیں کرتی تھی، مگر اب اتنی آرام سے بیٹھی تھی کہ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس نے پوچھا کچھ نہیں، خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، جبکہ وہ بہت بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل ایک دم بجھ گیا تھا۔ اتنی بڑی خوشخبری جس کا بے چینی سے انتظار کیا تھا دل کو بہلا نہ سکی تھی۔ ہول سے اٹھ رہے تھے، اس کی جدائی کا سوچ کر ہی دل کام کیا تھا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی، اپنی پرانی جون میں آ کر اپنے اندر کی اینی کو آواز دی، تم اتنی گھٹیا کب سے ہو گئی ہو، اتنی ارزا ہو گئی ہو کہ ایک ڈرائیور، ان پڑھ، 2 کوڑی کے ملازم سے دل لگا لیا۔ وہ دھوکے باز مکار اپنے انتقام کی خاطر تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں لے آیا، اب تمہیں رہائی دے رہا ہے، جی بھر کر سیر ہونے کے بعد تمہیں دھتکار رہا ہے، تم اسی کی طرفداری کر رہی ہو، لعنت ہو تم پر، چھوڑ دو اس کا خیال، نکال پھینکو دل سے، دھڑکنوں سے اس کی آواز خاموش کروا دو۔ اگرچہ منفی طاقت زوراور ہوتی ہے، مگر اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی، اور یہ آفاق کی شمع اتنی جلدی بجھنے والی نہیں تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہی، سوچتی رہی، اور صبح مؤذن کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ وضو کر کے نماز پڑھی، بہت دیر تک بجائے نماز پر ہی بیٹھی، رو رو کر خدا سے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق مانگتی رہی، اور یہ اس کی نیکی خدا کی ذات پر اعتماد ہی تھا کہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہوگی۔ بند آنکھوں سے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ طلحہ نے اسے دیکھا تو دل کا درد شدت سے جاگ اٹھا۔ وہ اس کے آئیڈیل کے مطابق ڈھل گئی تھی، 5 وقت نماز پڑھتی، کھانا خود بہت اچھا بناتی تھی، گھر کا کام کرتی، اس نے کبھی جھاڑو کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب خود صفائی کرتی تھی، کبھی برتن نہیں دھوئے تھے، اب نل سے پانی بھر کر برتن دھوتی۔ اس کے خیالات، عادات اور رویے میں بھی بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اس کے پاس آ کر گپ شپ کر لیتی، خط وغیرہ لکھوانے یا سننے آ جاتی، تو وہ برا مانے بغیر ان کا کام کر دیتی تھی، جبکہ پہل وہ خوب ناک منہ چڑھا کر نفرت سے دھتکار دیتی۔ اسلامی تعلیمات اور تدریس قرآن کا اس پر بے انتہا اثر ہوا تھا۔ یعنی جلدی سے تیار ہو جاؤ، بس 6 بجے یہاں سے چل پڑتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ بہت غور سے اسے دیکھنے لگی، پھر مڑ کر باہر چلی گئی۔
तलहा का जी चाहा अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर जाने से रोक ले, अपना वादा माफ़ करवा ले, मगर किस बिरते पर? उसने तो सब कुछ सीखा ही महज अपनी रिहाई के लिए था, और इतनी जल्दी सब सीखने का मकसद जल्द रिहाई था। तलहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो नज़रें झुकाए आहिस्तगी से बोली, उंगलियां मरोड़ती। वो सख्त बेचैन नजर आ रही थी। हाँ कहो। वो उससे भी ज़्यादा हैरान परेशान था। आप? वो ये क्या सुन रहा था? वो आपने जो कुछ किया वो आपका फेल था। आपने झूठ बोला, धोखा दिया, इसलिए मुझे आपसे नफरत थी, मगर मैंने सारा मामला खुदा पर छोड़ दिया है। अपनी ज़ात के हवाले से मैंने आपको माफ़ किया। आप भी मेरी बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ माफ़ कर दें। अगर आप चाहें तो मैं उम्र भर यहाँ रहने को तैयार हूँ। वो क्या कह रही थी? हैरत से आंखें फाड़े वो बेयकीनी से उसे देखे जा रहा था। ये तुम क्या कह रही हो अनी? तुम होश में तो हो? वो उसकी बेयकीनी को समझती थी। एतमाद से उसकी आंखों में झांका। हाँ होश में तो अब आई हूँ, वो धीरे से बोली। मगर ये इनकलाब, ये तब्दीली, एनी ये क्या है? नया खेल या कोई नई चाल? कुछ भी नहीं। बदगुमानी को दिल में जगह न दे। मेरे अंदर इस्लाम की रोशनी फैली तो मुझे हर चीज़ साफ दिखाई देने लगी। मैंने दरस तदरीस की महफिल में जाकर अपनी ज़ात का इदराक हासिल किया, वरना मैं तो अंधेरों में भटक रही थी। अच्छाई बुराई की तमीज़ से कासर थी, नफ्स के आगे कमज़ोर थी। बहुत खताकार हूँ मैं, मगर अब ईमान की रोशनी में अच्छाई बुराई में तमीज़ कर सकती हूँ। जिस औरत से उसका शोहर ना खुश हो वो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा होती है। प्लीज़ तलहा, मुझे माफ़ कर दे। वो हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। आंसू तवातर से बह रहे थे, और ख़ुद तलहा को तो जैसे सकता हो गया। एनी, तुम वो आगे कुछ बोल ना सका। उसके बंधे हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए। तुम कामयाब हो गई हो एनी। खुदा की तरफ कोई एक कदम चले तो वो 10 कदम चल कर आता है। तुमने नेकी की राह पर कदम रखा तो तमाम आसाइशें तुम्हारे पास चली आई हैं। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। ओ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो पागलों की तरह बेरब जुमले बोल रहा था। खुशी के मारे उसकी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। वो हैरत से उसे देख रही थी। उसने उसकी हैरानी भांप ली। आओ तुम्हें सब कुछ बता दूँ। मज़ीद तुम्हें तंग करके गुनहगार नहीं होना चाहता। वो उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब बिठा लाया और उसे पूरी कहानी सुना दी। वो हैरत और खुशी से सब सुन रही थी। इसका मतलब है पापा भी इस मंसूबे में शामिल थे? हाँ, वो भी तुम्हारी अदा से तंग थे। इस्लाह का कोई तरीका उनके नज़दीक कारगर न था, सो मेरी तरकीब पर उन्होंने भी रजामंदी दे दी। और देख लो तुम्हारे यूँ बदलने से कितने लोगों को खुशियाँ मिलेंगी। मगर सनिया और शहरीना भी तो मुझे खूब बेवकूफ़ बनाया, मेरी दोस्त होकर भी बेखबर रखा। वो गिला करने लगी। सब जानते थे, और मुझे आपने कितना सताया, कितना रुलाया। बड़े ख़राब हैं आप। अरे अरे, शोहर से नाराज़ नहीं होते? और वो उसकी बात सुनकर शर्मिंदा सी पास बैठ गई। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। उसने इतनी मासूमियत से तरदीद की कि वो खुद पर काबू ना पा सका। खुद से करीब कर लिया। एनी, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ी सी मेहनत करके जो इनाम मिलता है वो बिन मांगे मिलने वाली दौलत से लाख दर्जे बेहतर होता है। खुदा ने तुम्हारी नेकी के बदले में तुम्हें हर वो चीज़ दे दी है जिसकी तुम्हें आरजू थी। तुम्हें पता है ईद में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, और मैं सब लोगों को ईद के साथ साथ ये खुशखबरी भी सुनाऊंगा, दोहरी ईद हो जाएगी। उसने हैरत से कहा, मगर मैं तो ईद को भूली बैठी थी। मुझे याद था, दिल बहुत पशमुर्दा था। तुमने रिहाई मांगी थी। मैं वादे का पक्का हूँ। तुम जिस तनदही से सारा काम सीख रही थी, मैं समझता था कि कामयाब होकर तुम जल्द अज जल्द जाना चाहती हो, इसलिए बहुत बेचैन था। कल पापा फ़ोन पर कह रहे थे अब जल्दी से घर आ जाओ, ईद आ रही है, और बहू की पहली ईद हम अपने घर शानदार तरीके से मनाएंगे। हाँ चलें, मैं भी सब लोगों के बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। वो जल्दी से बोली, तुम सब लोगों से मिल लो, मैं कुछ काम निपटा लूँ, फिर चलेंगे। मकनीज़ भाभी, फौजिया, नाजिया सबसे गले मिलते हुए हकीकतन बहुत उदास थी। ये लोग बहुत मुखलिस और प्यार करने वाले थे। अगरचे दौलत और ऐश नहीं था, मगर खलूस और सच्चे जज्बों की कमी ना थी। उनके हुस्न सलूक ने उसे खुद को संवारने में बहुत मदद दी थी। मासी तो उसकी मोहसन थी। उनकी बातों ने उसे एक मिसाली औरत, जिससे उसका शोहर भी खुश था, बनने में बहुत हौसला दिया था। सब्र बर्दाश्त की आते उसे यहाँ आकर ही मालूम हुई थी, और इसी इम्तिहान में काम होने पर मिलने वाला इनाम बहुत खूबसूरत था। वाकई खुदा किसी को मायूस नहीं करता। एतमाद की कमी इंसान के अंदर होती है। जिस सब ने उसे बहुत प्यार और दिल गिरफ्तार होकर रुखसत किया था, इन लोगों के दरमियान रहते हुए उनसे उनसियत हो गई थी। बेगम साहिबा, प्लीज़ खुद को संभाल लें। ये रोना धोना तो बहुत कर चुकी हैं, अब मुस्करा दें। उसे मुसलसल आंसू पूंछते देखकर वो हंसते हुए बोला, भई अब तो हमें बकरा मंडी भी जाना पड़ेगा। उसने एकदम तशवीश से कहा, क्यों? एनी ने हैरानगी से पूछा। भाई कुर्बानी के लिए बकरे खरीदते हैं, एक तुम्हारा एक मेरा, हम दोनों ही पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। सच? मेरे नाम की भी कुर्बानी होगी, बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली, भाई एक कुर्बानी तो तुम्हारी अल्लाह की राह में कबूल हो गई है, अब दूसरी भी हो जाएगी। आप तो नेक खातून बन गई, मैं कहाँ जाऊँगा? वो मस्कीनी से बोला, आप भी इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे। नेक औरतों को जिनके शोहर उनसे खुश हों आहरत में अपने शोहर मिलते हैं। मैं अल्लाह से आपको मांग लूँगी। उसके लहजे में ज़ाते बारी ताला की ज़ात पर सच्चा एतमाद झलक रहा था। एक सच्चा और कामिल मुसलमान ऐसे ही पुर उम्मीद होता है। कितनी मोहब्बत थी उसके लहजे में तलहा के लिए। ओह जिंदाबाद! उसने जोर से नारा मारा। तलहा की खुशी से चमकती आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसने सुकून से आंखें मूंद ली। वो अपने शोहर की पसंदीदा बीवी थी। उसे मासी की तमाम बातें याद थी। उसने खुद से अहद किया था
کہ وہ کبھی اب طلحہ کو اپنی جھوٹی انا اور دکھاوے کی وجہ سے ناراض نہیں کرے گی۔ اہمیت جتانے سے نہیں بنتی، یہ تو خود دل میں فریق ثانی کے کردار گفتار سے پیدا ہوتی ہے۔ واپسی کے سفر میں خدا نے اتنی خوشیاں دی تھی کہ دامن تنگ پڑ رہا تھا، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی جس نے اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی، اور وہ طلحہ فاران کے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہری تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔